हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट के कुछ लेक्चर से हम अपने इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन कर रहे थे सर। और वर्ड प्रॉब्लम से बेस्ड ये जो हमारे लेक्चर्स की सीरीज चल रही थी, उसमें अगेन रीसेंट लास्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, क्योंकि वहां पे हमने कैटेगरी नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लास्ट लेक्चर में कैटेगरी नंबर 3 के अंदर जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर किसी कंसेप्ट में किसी भी किस्म का डाउट है सर, तो आप लास्ट लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था सर, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सारे स्टूडेंट्स ने उन सारे होमवर्क को सॉल्व किया होगा। अब ये तो पूरी कहानी हो गई सर लास्ट लेक्चर की। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो इस लेक्चर में हम अपने वर्ड प्रॉब्लम्स में अपनी नई कैटेगरी यानी कि कैटेगरी नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे सर। तो अगेन कैटेगरी नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी। चाहे मैं कंपटीशन की बात करूं या फिर बोर्ड एग्जाम की बात करूं, दोनों के लिए यह कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाती है सर। और कैटेगरी का बड़ा एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। वो सिंपल सा कंसेप्ट समझ गया ना, तो कैटेगरी नंबर 4 के सारे सवाल बड़ी आसानी से बना दोगे। अब कैटेगरी नंबर 4 के अंदर किस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को बेसिकली हम डील करते हैं सर, तो कैटेगरी नंबर 4 के अंदर बेसिकली हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम पे बात करते हैं। और सर ये जो 3 टर्म्स है ना, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, ये हमारे लिए ऑलरेडी पढ़े हुए टर्म्स है। ऐसा नहीं है कि इन टर्म्स को हम पहली बार पढ़ रहे हैं सर, इन टर्म्स को ऑलरेडी हम अपनी जूनियर क्लासेस से बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को मुझे यह समझाना पड़ेगा कि टाइम क्या होता है, या फिर डिस्टेंस क्या होता है, या फिर स्पीड क्या होती है। बस थोड़ा सा इनके यूनिट्स के बारे में बात कर लेंगे सर, और उसके बाद अपने उस कंसेप्ट पे चले जाएंगे जिसकी मदद से हम अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सर यूनिट क्या क्या जानते हो, तो सभी लोग जानते हो सर कि टाइम को आप आवर में मेजर कर सकते हो, आप मिनट में मेजर कर सकते हो, सेकंड में मेजर कर सकते हो, और भी इसी टाइप की बहुत सारी यूनिट हो सकती है। इसी तरीके से आपको यह भी पता है कि आप डिस्टेंस को किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में अगेन कई तरीके से मेजर कर सकते हो। इसी तरीके से आप स्पीड को किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, कई तरीके से मेजर कर सकते हो सर। यहां पे बेसिकली टाइम, डिस्टेंस, स्पीड से रिलेटेड एक सिंगल फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। वो एक फॉर्मूला आपके ध्यान में है, किसी भी टाइम, डिस्टेंस, स्पीड पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम को फटाक से चुटकियों में सॉल्व कर लोगे सर। तो बेसिकली 3 में से कोई एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको तीनों याद नहीं रखने, आपको इन 3 में से बस कोई एक फॉर्मूला याद रखना है। एक याद रख लोगे तो बाकी 2 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जब मैंने याद किया था सर, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला याद किया था, क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला याद रखना ज्यादा आसान होता है, ऐसा मेरा सोचना था, तो इसलिए मैंने इसको याद किया था। तो आप भी इस फॉर्मूला को ध्यान में रख सकते हो सर। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब अगर ये एक फॉर्मूला आपको याद है ना, तो आप बाकी दोनों फॉर्मूले भी यहां से डिराइव कर सकते हो। कैसे सर, मान लो आपको स्पीड की जरूरत है, तो स्पीड कैसे बता दोगे सर, तो स्पीड को बताने के लिए आपको अपनी इस वाले फॉर्मूले में स्पीड को अकेला करना पड़ेगा। स्पीड को अकेला करने के लिए टाइम को इधर भेजना पड़ेगा। अब टाइम इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा सर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं स्पीड बराबर टाइम, इस तरफ आएगा सर तो डिवाइड में आ जाएगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। लो आ गया आपका दूसरा फॉर्मूला, नोट डाउन करो इसको। इसी तरीके से मान लो मुझे अपने फॉर्मूले से टाइम निकालना है, क्या होगा, तो टाइम कैसे बताएंगे, तो अपने इस फॉर्मूले में टाइम को अकेला कर दो, तो टाइम को अकेला करने के लिए स्पीड को इधर भेजना पड़ेगा। अगेन स्पीड इस तरफ मल्टीप्लाइड में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से मैं बोल दूंगा सर टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। लो आ गया आपका थर्ड फॉर्मूला। तो बेसिकली इन्हीं 3 फॉर्मूले में हमारा पूरा काम इस कैटेगरी से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको तीनों याद भी नहीं रखने, आपको तीनों में से कोई एक याद रखना है। कोई एक याद रखोगे तो बाकी 2 आप ऑटोमेटिकली डिराइव कर लोगे। मान लो आप कहोगे सर मैं ये नहीं याद रखना चाहता, ये याद रखना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुम ये याद रखते हो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहां से दूसरे फॉर्मूले भी आ जाएंगे। कैसे सर, मान लो इस फॉर्मूले से आपको डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को अकेला करना पड़ेगा। डिस्टेंस को अकेला करने के लिए स्पीड को उस तरफ भेजना पड़ेगा। अब ये जो स्पीड इस तरफ है सर डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा सर, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। लो आ गया सर हमारा फॉर्मूला।
मान लो मुझे यहां से स्पीड निकालना है, कैसे निकालूंगा सर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, स्पीड को इधर भेज देता हूं, टाइम को इधर बुला लेता हूं, तो स्पीड उधर जाएगा सर, तो ये बन जाएगा स्पीड बाई 1, टाइम इस तरफ आएगा तो बन जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। अब स्पीड बाई 1 का क्या मतलब है? सिंपली स्पीड मतलब है, डिनोमिनेटर में 1 है, उसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो सिंपली यहां से मैं बता सकता हूं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। लो आ गया हमारा एक और फॉर्मूला। तो कुल मिला के 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, लेकिन याद बस कोई एक फॉर्मूला रखना है, कोई एक याद रखोगे, बाकी फॉर्मूले अपने आप डिराइव हो जाएंगे। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा है उसको नोट डाउन कर लो। अब आगे सर, ये हमारी पढ़ी हुई चीज है, तो इसमें तो ज्यादा डाउट नहीं हुआ सर। नया क्या सीखने वाले हैं तो उस पर बात करेंगे। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के सर डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम पे बेस्ड जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, उसमें तो एक नॉर्मल टाइप के प्रॉब्लम होते हैं और एक होता है बोट प्रॉब्लम, नाव वाले प्रॉब्लम। अब नाव वाले प्रॉब्लम में स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंसते हैं क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो उस नाव वाले प्रॉब्लम के कंसेप्ट को यहां पे क्लियर करेंगे। तो ये नई चीज होगी आपके लिए, तो बड़े ध्यान से सुनना और चीजों को समझने की कोशिश करना सर। अब बेसिकली जो आपके बोर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना सर, उसमें आपको 4 टर्म पता होने चाहिए, 4 टर्म का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या क्या सर? पहला कंसेप्ट होता है आपका स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, उसके बाद होता है स्पीड ऑफ द करंट, उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम मोशन, और उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम मोशन। यहां पे अपने बोट प्रॉब्लम्स के कंसेप्ट को सीखते हैं सर, तो चीजों को समझने की कोशिश करना। सर आप कई बार ट्रिप पे गए होंगे, घूमने गए होंगे, तो रास्ते में आपको लेक्स दिखे होंगे, आपको रिवर्स दिखे होंगे सर। और अगर इस तरीके से आपने कभी लेक्स और रिवर्स को नहीं भी ऑब्जर्व किया है, तो आपने वीडियोस में कई बार लेक्स के बारे में और रिवर्स के बारे में समझा होगा। तो कभी भी अगर आपने लेक्स को, रिवर्स को ध्यान से समझने की कोशिश की है ना सर, तो यह कंसेप्ट आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो यहां पे जितनी चीजें कहूंगा अब बस सुनते जाना। सर लेक्स जिसको हम झील भी कहते हैं, और रिवर्स जिसको हम नदियां भी कहते हैं सर। तो सबसे पहले लेक का एग्जांपल उठाते हैं। तो अगर कभी भी आपने झीलों के बारे में, लेक्स के बारे में देखा है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा सर कि मेरे जो झील का पानी होता है ना, वो झील का पानी रुका हुआ पानी होता है, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी होता है सर। झीलों के पानी में आप ऑब्जर्व करोगे सर, जो झीलों का पानी होता है ना, वो बिल्कुल रुका हुआ पानी होता है, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी होता है। पानी में किसी तरीके का कोई बहाव आपको नहीं मिलेगा सर, पानी में किसी तरीके का कोई फ्लो आपको नहीं दिखेगा सर, बिल्कुल रुका हुआ, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी होता है। और चूंकि झीलों का पानी ठहरा हुआ, रुका हुआ पानी होता है सर, इसी वजह से हम अपने लेक वाटर को स्टिल वाटर भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं? एक तरीके का स्टिल वाटर। क्यों? क्योंकि रुका हुआ पानी है सर, ठहरा हुआ पानी है। स्टिल वर्ड का क्या मतलब होता है? रुका हुआ, ठहरा हुआ। तो आगे वाटर लगा दिया, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी। यहीं पे अगर आपने कभी रिवर वाटर को देखा होगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा सर, जो हमारी नदियां होती है ना, वो हमेशा बहती रहती हैं सर। नदियों का पानी कभी भी आपको रुका हुआ नेचुरली नहीं मिलेगा सर, नदियों का पानी हमेशा आपको बहता हुआ ही मिलेगा सर, हमेशा नदियों का पानी आपको फ्लो करता हुआ ही मिलेगा सर। ये क्लियर है? अगर नदियों का पानी फ्लो करता है सर, और मैं आपसे पूछ दूं कि पानी के फ्लो के स्पीड के बारे में क्या बता सकते हो, वाटर करंट के स्पीड के बारे में क्या बता सकते हो, पानी के बहाव के स्पीड के बारे में क्या बता सकते हो, तो तुरंत जवाब दोगे सर कि चूंकि नदियों का पानी हमेशा बहता रहता है, तो हमारे पानी के बहने की कुछ ना कुछ स्पीड तो जरूर होगी सर। हमारे वाटर फ्लो की नदी के अंदर कुछ ना कुछ स्पीड तो जरूर होगी सर। हमारे वाटर करंट की नदियों के अंदर कुछ ना कुछ स्पीड तो जरूर होगी सर। वो स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है सर कि चूंकि नदियों के पानी में बहाव है, चूंकि नदियों के पानी में फ्लो है सर, तो इसके पानी के फ्लो की कुछ ना कुछ स्पीड तो जरूर होगी सर, ये गारंटेड है। लेकिन यही बात अगर मैं लेक में उठाऊं तो क्या हो जाएगा सर? तो मुझे पता है कि हमारे झीलों का पानी रुका हुआ पानी होता है, ठहरा हुआ पानी होता है सर। और अगर पानी ठहरा हुआ है, कोई आपसे पूछे झील में वाटर फ्लो की क्या स्पीड होगी, तो तुरंत जवाब दोगे सर ठहरा हुआ पानी है। इसी वजह से आप मुझसे वाटर करंट की स्पीड पूछे, आप मुझसे वाटर फ्लो की स्पीड पूछो, आप मुझसे पानी के बहाव की स्पीड पूछो, कुछ भी पूछ लो सर, रिजल्ट जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि पानी ठहरा हुआ है सर, पानी रुका हुआ है।
जब कोई चीज ठहरी हुई है, रुकी हुई है, चल ही नहीं रही है, तो उसकी स्पीड क्या बता देते हैं सर? जीरो। तो हमारे स्टिल वाटर के लिए पानी की स्पीड क्या हो जाती है सर? जीरो हो जाती है। यह क्लियर है? इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब इस कंडीशन में थोड़ा थोड़ा करके ट्विस्ट लाते हैं सर। अब मान लो एक बिल्कुल खाली नाव, सिंपल वाली नाव जिसको चप्पू से चलाते हैं सर। एक सिंपल वाली खाली नाव मैंने दोनों वाटर सोर्स के ऊपर रख दी। सबसे पहले एनालाइज करते हैं हमारे झीलों की सिचुएशन। अब मान लो एक झील में मैंने एक नाव उतारी, बिल्कुल खाली नाव है, नाव चलाने वाला कोई नहीं है, तो क्या यह नाव चलेगा? तो तुरंत जवाब दोगे सर कि आपके झील का पानी रुका हुआ पानी होता है, ठहरा हुआ पानी होता है। और अगर नाव को रो करने वाला कोई नहीं है, अगर नाव को चलाने वाला कोई नहीं है, एक सिंपल सा खाली नाव झील के पानी के ऊपर उतार दोगे सर, तो वो नाव वहीं रुका रहेगा सर। वो नाव उसी पॉइंट पे रुका रहेगा जिस पॉइंट पे आप अपने नाव को उतारते हो। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या अगेन नहीं होनी चाहिए सर। यानी कि अगर मैं खाली नाव अपने झील के पानी के ऊपर उतार रहा हूं तो वह नाव भी रुका रहेगा। और कोई आपसे पूछ दे सर इस नाव की स्पीड क्या है, तुरंत बता दोगे सर कि हमारे रुके हुए पानी में यह नाव भी रुका हुआ है, तो इस नाव की स्पीड क्या है सर? अभी फिलहाल तो जीरो है। यह क्लियर हुआ? इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यही सिचुएशन हम रिवर के केस में ले ले तो क्या हो जाएगा सर? अगर मैं बिल्कुल खाली नाव चलाने वाला कोई नहीं है, नदी के पानी में उतार दूं तो क्या होगा सर? तो मैं ऑब्जर्व करूंगा नाव चलाने वाला कोई नहीं है, इसके बाद भी हमारा नाव नदी के बहाव की दिशा में बहने लगेगा। हम ऑब्जर्व करेंगे सर, हमारा नाव नदी के बहाव के दिशा में बहने लगेगा। यानी नाव चलाने वाला कोई नहीं है, इसके बाद भी नाव बहने लगेगा सर, नाव पानी पे चलने लगेगा। कुल मिला के सर नदी जिस तरफ बह रही होगी मेरा नाव भी उसी तरफ बहेगा। अगर मेरी नदी इस तरफ बह रही है, मैं खाली नाव को उतार दूं तो मेरा नाव इस तरफ बहेगा। अगर नदी इस तरफ बह रही है, मैं अपने खाली नाव को नदी में उतार दूं तो वो इस तरफ बहेगा। अब सवाल यह उठता है सर कि मान लो मैं आपको कह देता हूं कि मेरी जो नदी है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, तो नाव की स्पीड से बहेगा। कैसा नाव? खाली नाव। यानी मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि नदी इस तरफ, इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, और अगर मैं इस खाली नाव को अपने नदी के ऊपर उतार दूंगा सर, तो इस नाव की स्पीड क्या होगी? तो तुरंत जवाब दोगे सर कि नाव भी उसी स्पीड से बहेगा जिस स्पीड से आपकी नदी बह रही है। चूंकि आपका नाव खाली नाव है, नाव अलग से चलाने वाला कोई नहीं है सर, इसी वजह से आपका नाव भी उसी स्पीड से बहेगा जिस स्पीड से नदी का पानी बह रहा है, यानी कि सर 2 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर नदी 2 किलोमीटर पर आवर से इधर बह रही है तो आपका खाली नाव भी 2 किलोमीटर पर आवर से इधर बहेगा। अगर नदी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ बह रही है तो आपका खाली नाव भी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ बहेगा सर। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे एक और ट्विस्ट देते हैं सर सिचुएशन में। क्या ट्विस्ट है? फिर से ध्यान से सुनना। अब यहां पे अगर मान लो मैं इन दोनों नाव में अब एक इंसान को बिठा देता हूं जो नाव चलाना स्टार्ट करेगा। दोनों केस में अगर मैं एक इंसान को बिठा देता हूं जो नाव चलाना स्टार्ट करेगा, तब क्या कंडीशन बनेगी सर? अब फिर से ध्यान से सुनना। सबसे पहले झील की बात कर लेते हैं सर। अब ये जो झील में मैंने नाव उतारी थी उसमें अब एक बंदा मैंने बैठा दिया है जो नाव चलाना स्टार्ट करेगा सर। क्लियर है? तो ऑब्वियस ही बात है सर, अगर वो नाव चलाना स्टार्ट नहीं करेगा तो नाव अभी भी रुकी रहेगी। लेकिन अब वो अगर चप्पू चलाना स्टार्ट करेगा सर, नाव चलाना स्टार्ट कर देगा, तो उस रुके हुए पानी पे नाव चलना स्टार्ट हो जाएगा सर। जिस दिशा में वो चलाएगा उसी दिशा में आपका नाव चलेगा, जिस दिशा में वो चलाएगा उसी दिशा में आपका नाव चलेगा सर। ये सभी को समझ में आ रहा है क्या? इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है सर, अगर आपका पानी ठहरा हुआ भी है तो भी नाव चलाया जा सकता है। जिस दिशा में वो रो करेगा सर अपनी बोट को, उसी दिशा में नाव चलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो सिचुएशन बनती है, जिस सिचुएशन में रुके हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में आपकी बोट की कोई स्पीड होती है सर, इसी को हम कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसी चीज को हम क्या कह देते हैं सर? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि अगर ठहरे हुए पानी में कोई नाव है और उस नाव को तुम चला रहे हो, ठहरे हुए पानी में नाव को अगर चला रहे हो सर, तो वो जो नाव की स्पीड है ना, वही कहला जाती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या
नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम सेकंड केस को इमेजिन करेंगे ना सर, तो सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब उस इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे बड़े ध्यान से बात करेंगे, तो सुनते जाना सर। तो रिवर का केस मैंने लिया, ठीक है, ये एक रिवर है। मान लो मैं कह रहा हूं सर, रिवर इस तरफ बह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिवर इस तरफ बह रहा है, मान लो मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे रिवर में इसी साइड जाना है, मतलब मेरा डेस्टिनेशन भी इसी साइड है, जिस तरफ पानी बह रहा है नदी का, उसी तरफ मुझे नाव से जाना है सर। तो मान लो मैंने रिवर में अपनी नाव उतारी, तो नाव से उस तरफ जाने के सर 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 ये हो सकता है कि आप चुपचाप नाव में बैठे रहो, कुछ नहीं करो, तो भी आप पानी के बहाव के साथ बहते बहते उस तरफ पहुंच जाओगे। कितने स्पीड से बहोगे सर आप? तो आप 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहते बहते उस तरफ पहुंच जाओगे। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मान लो आपको आज थोड़ी जल्दी में जाना है, आपको थोड़ा जल्दी अपना काम निपटाना है, तो अगर आप जल्दी में जाना चाहते हो तो आप क्या चाहोगे कि मेरे नाव की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो अगर आप चाहोगे कि आपके नाव की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाए और आपको नदी के बहाव की दिशा में जाना है, तो अब आप क्या करोगे सर? चप्पू चलाना स्टार्ट करोगे। यानी पानी पहले से बह रहा है, उसमें वापस से आप अपने बोट को रो करना स्टार्ट कर दोगे सर। और जैसे ही ऐसा करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे सर कि आपको नाव चलाने में बहुत कम मेहनत लग रही है सर, और आपके नाव की स्पीड बढ़ गई है सर। 2 बातें मैंने कही कि अगर आप पानी के बहाव की दिशा में अब नाव को चलाना स्टार्ट करोगे सर, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको नाव चलाने में बहुत कम मेहनत लग रही है, बड़ी आसानी से आप नाव को चला पा रहे हो, और आपके नाव की स्पीड सर पानी की स्पीड से ज्यादा है। नाव काफी तेजी से आगे जा रहा है, और चूंकि अब नाव काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है सर, नाव की स्पीड ज्यादा है, इसी वजह से हम जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो अब यहां से कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टर्म कि कभी भी अगर हम अपनी ट्रैवलिंग पानी के बहाव की दिशा में करना चाहते हैं ना, तो ऐसी ट्रैवलिंग ही डाउनस्ट्रीम मोशन कहलाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी भी अगर हम जो अपना ट्रैवल करना चाहते हैं सर, वो पानी के बहाव की दिशा में ही ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इस तरीके की जो ट्रैवलिंग होती है ना सर, ये मेरा डाउनस्ट्रीम मोशन कहलाती है। क्या कहला जाती है सर? डाउनस्ट्रीम मोशन। यानी कि अगर आप पानी की बहाव की दिशा में ही आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसको हम डाउनस्ट्रीम मोशन कहते हैं। इस पॉइंट को पहले नोट डाउन करो सर, क्लियर है? और यहां पे सर अगर उल्टा केस बन जाए, यानी कि अगर ऐसा केस बन जाए, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि सर अभी भी नदी बह रही है, अभी किस तरह बह रही है सर? अभी भी नदी इसी तरह बह रही है, लेकिन मान लो अब तुम अपना वहां से काम करके लौटना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है सर, नदी इधर बह रही है, काम करके तुम किधर लौटोगे? इधर लौटोगे। तुम्हारा डेस्टिनेशन इस तरफ है, यानी कि नदी के बहाव के उल्टी दिशा में तुमको लौटना है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा सर? अगर तुम चुपचाप अपनी नाव को उतारते हो, चुपचाप उसमें बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो, तो तुम इधर पहुंच जाओगे क्या? कभी नहीं पहुंच जाओगे सर। आपकी नदी आपको बहा के और आगे ले जाएगी। आपको पहुंचना किधर है? इधर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नदी के बहाव की उल्टी दिशा में आपको चप्पू चलानी पड़ेगी, ताकि आप इस तरफ पहुंच पाओ। और आपको उल्टी दिशा में काम करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, और आपको यहां से यहां पहुंचने में भी टाइम बहुत ज्यादा लगेगा सर। बहुत ज्यादा आपका टाइम खर्च होगा अगर आपको यहां से यहां तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि आपके नाव की स्पीड कंपैरेटिवली घट जाएगी सर। जब उल्टी दिशा में चलना है तो मेरे नाव की स्पीड कंपैरेटिवली घट जाएगी सर। तो कभी भी इस टाइप का मोशन होता है जहां पे बहाव की उल्टी दिशा में मुझे चलना पड़े, कभी भी इस तरह का सिचुएशन बने जहां पे सर पानी के बहाव की उल्टी दिशा में मुझे चलना पड़े, उसको हम अपस्ट्रीम मोशन कहते हैं सर। उसको हम अपस्ट्रीम मोशन कहते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब स्पीड ऑफ करंट, यह समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि अगर बहता हुआ पानी है तो ऑब्वियस ही बात है सर, पानी की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, और उसी पानी की स्पीड मेरी स्पीड ऑफ करंट कहला जाती है। तो आपने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर समझ लिया सर, स्पीड ऑफ करंट समझ लिया सर, आपने अपस्ट्रीम मोशन समझ लिया सर, आपने डाउनस्ट्रीम मोशन भी समझ लिया। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मोशन में नाव की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा सर, उस पर बात करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मोशन में नाव की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा सर, अब उस पर बात करेंगे। तो चीजों को फिर से ध्यान से यहां पे सुनना। अब देखो यहां पे, मान लो सबसे पहले मैं डाउनस्ट्रीम मोशन की बात करता हूं तो क्या होगा। तो मान लो ये मेरी नदी है
और मेरी नदी जो है सर वो इस तरफ बह रही है और मुझे भी इसी तरफ जाना है, यानी कि मैं नदी के बहाव की दिशा में ही जाना चाहता हूं, तो डाउनस्ट्रीम मोशन है सर। अब डाउनस्ट्रीम मोशन में कोई अगर मुझसे पूछ दे कि मैं डाउनस्ट्रीम मोशन में अपना नाव चलाता हूं सर, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मेहनत भी कम लगती है नाव को चलाने में और नाव काफी तेजी से आगे बढ़ती है सर, काफी स्पीडली आगे बढ़ती है। तो क्या समझ में आया, पानी के बहाव के कारण नाव की स्पीड पे बहुत फर्क पड़ता है, पानी के बहाव के कारण नाव की स्पीड पे भी बहुत फर्क पड़ता है और पानी के बहाव के दिशा के कारण भी नाव की स्पीड पे फर्क पड़ता है सर। यानी कि अगर आप अपना नाव पानी के बहाव की दिशा में बहाओगे तो स्पीड बढ़ी हुई दिखती है सर, और यहीं पर अगर उल्टी दिशा में अगर आप नाव चलाओगे सर तो आपके नाव की स्पीड घट जाती है। अब कितनी बढ़ जाती है कितनी घट जाती है सर, उस पर बात करते हैं। तो फिर से चीजों को यहां समझने की कोशिश करना। मान लो आपका जो पानी है सर वो बह रहा है इस तरफ, कितने स्पीड से बह रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ बह रहा है, और आप डाउन स्ट्रीम मोशन कर रहे हो, यानी कि आप पानी के बहाव की दिशा में चल रहे हो। और मान लो आप जब, बहुत ध्यान से सुनना, रुके हुए पानी पे नाव चलाते हो, बहुत ध्यान से सुनना, आप अगर रुके हुए पानी पे नाव चलाते हो सर, तो नॉर्मली पूरी जब मेहनत करते हो और रुके हुए पानी पे नाव चलाते हो तो आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करते हो। क्या मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना सर। अगर आप रुके हुए पानी पे नाव चलाते हो तो अपना पूरा ताकत लगा देते हो, तो उसके बाद आप नाव को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचा पाते हो। यानी कि आप अपने नाव को रो करते हुए, आप अपने नाव को चलाते हुए 5 किलोमीटर पर आवर की बेस्ट स्पीड दे सकते हो सर। ये मान लो एक सिचुएशन है, तो ये क्या हो गई सर, ये आपके बोट की स्पीड हो गई, कहां पे, स्टिल वाटर में। ये क्या हो गई सर, आपके बोट की स्पीड हो गई कहां पे, स्टिल वाटर में। अब इस सिचुएशन पे वापस आ जाओ, यानी कि मान लो पानी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ बह रहा है और आपको डाउन स्ट्रीम मोशन करना है, यानी आपको भी इस तरफ जाना है। अब मान लो जितनी मेहनत नाव को चलाने में तुम रुके हुए पानी में देते, उतनी ही मेहनत अगर तुम चलते हुए पानी में दे दोगे और तुमको जाना किधर है, डाउन स्ट्रीम मोशन में जाना है, तो आपके बोट की स्पीड क्या होगी, क्या 5 किलोमीटर पर आवर होगी, नहीं होगी सर, उससे आपके बोट की स्पीड ज्यादा होगी सर, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि बहते हुए पानी के कारण नाव की स्पीड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप नाव को किस दिशा में चला रहे हो, बहाव की दिशा में चला रहे हो या बहाव की उल्टी दिशा में चला रहे हो। तो यहां पे चूंकि हम बहाव की दिशा में ही चला रहे हैं, तो हम ऑब्जर्व करते थे सर कि नाव की मेरी नॉर्मली स्पीड बढ़ जाती थी। हम ऑब्जर्व करते थे सर कि अगर नाव की बहाव की दिशा में हम चलाएं तो मेरे नाव की नॉर्मली स्पीड बढ़ जाती थी। और अगर आप स्टिल वाटर में रुके हुए पानी में अपना मैक्सिमम एफर्ट देके 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने नाव को चला सकते हो और यही पूरा एफर्ट यहां पे लगा दोगे सर, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी स्पीड उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। यहां पे इस सिचुएशन में डाउन स्ट्रीम के केस में आपके नाव की स्पीड अलग होगी। कितनी हो जाएगी सर, आपके नाव की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कैसे सर, तो यहां पे कंसेप्ट यह कहता है कि अगर आप डाउन स्ट्रीम मोशन को फॉलो करते हो तो आपके जो नाव की स्पीड होती है ना, वो वाटर करंट की स्पीड प्लस आप जो स्टिल वाटर में नाव चलाते उसकी स्पीड का सम होती है सर। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप डाउन स्ट्रीम मोशन में नाव चलाते हो तो आपने ऑब्जर्व किया सर कि नाव की स्पीड बढ़ी हुई पता लगती है, तो वो वैल्यू क्या होती है सर, बढ़ी हुई वैल्यू। तो एक्चुअली में आपके पानी के बहाव की स्पीड में आप जो स्टिल वाटर में नाव चलाते वो जो स्पीड आप लेते, उन दोनों स्पीड को जोड़ दोगे तो आपके डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल जाती है। यानी कि सर डाउन स्ट्रीम में हमारा नाव ज्यादा तेज चलेगा स्टिल वाटर की तुलना में। यह सभी को समझ में आया, क्या आना चाहिए। बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोचने की कोशिश करो। मैं आपको कहना चाह रहा हूं यहां पे कि रुके हुए पानी में मान लो तुम पूरी मेहनत लगा के, पूरा जोश लगा के नाव चलाते तो तुम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने नाव को भगा सकते थे। मान लो वही जोश तुमने डाउन स्ट्रीम में लगाया, मतलब उसी जोश से तुम चप्पू चला रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है सर इस कंडीशन में डाउन स्ट्रीम में आपके नाव की स्पीड उस स्टिल वाटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी सर। कितना ज्यादा होगी, तो टोटल स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्यों बढ़ गई सर, तो एक्चुअली में आपके पानी के बहाव की दिशा ने आपके नाव की स्पीड को बढ़ाने में मदद की। यानी कि सर एक्चुअली में
आपके बोट के नीचे का जो पानी है उसके बहाव की दिशा और उसकी स्पीड ने आपके ओवरऑल बोट के स्पीड को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ओवरऑल बोट के स्पीड को इस पानी के बहाव की दिशा ने इफेक्ट किया। कैसे इफेक्ट किया? तो डाउनस्ट्रीम में आपके बहाव की दिशा ने आपके स्पीड को बढ़ा दिया। सर कितने से बढ़ा दिया? तो जो आपके स्टिल वाटर में स्पीड रहती उसमें पानी के करंट की स्पीड को जोड़ दो सर, इतने से बढ़ा दिया। क्या मैं कहा? फिर से रिपीट करता हूं, यानी यहां से समझ में आ रहा है सर कि पानी के बहाव ने आपकी बोट के स्पीड को इफेक्ट किया और डाउनस्ट्रीम के केस में आपके स्पीड को बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया? तो स्टिल वाटर में जितनी मेहनत करके जो तुम स्पीड जनरेट करते उसमें पानी के करंट की स्पीड को जोड़ दो सर, उतने से बढ़ा दिया। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि डाउनस्ट्रीम मोशन में हमारे जो ओवरऑल स्पीड होती है बोट की, हमारी जो ओवरऑल स्पीड होती है बोट की सर, वो किसके बराबर होती है? तो स्टिल वाटर में जो मेरी बोट की स्पीड होती उसमें मैं वाटर करंट की स्पीड को जोड़ दूंगा तो ये मेरे डाउनस्ट्रीम के कंडीशन में मेरे बोट की ओवरऑल स्पीड होगी सर, वही यहां पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अगेन इसी तरीके से मैं उल्टी बात भी कर सकता हूं, तो ध्यान से सुनना। फिर से सर यही मेरी नदी की सिचुएशन है और मेरी नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, क्लियर है? लेकिन मुझे किधर जाना है सर? मुझे अपने नाव से इस तरफ जाना है, क्लियर? अब मान लो मैं स्टिल वाटर में पूरा जोड़, पूरी मेहनत लगा के नाव चलाता तो मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जनरेट कर पाता हूं। अब यहां पे अगर मैं ये जो सिचुएशन है जहां पे मैं नाव पानी के बहाव की उल्टी दिशा में नाव को चलाना चाह रहा हूं, ये जो सेकंड सिचुएशन है जहां पे मैं पानी के बहाव की उल्टी दिशा में नाव को चलाना चाह रहा हूं, इस सिचुएशन में मेरे बोट की ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी सर? तो हमने ऑब्जर्व किया था कि जब हम पानी के बहाव की उल्टी दिशा में नाव को चलाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और उतनी ही मेहनत मैं यहां पे करूंगा, उसके बाद भी मेरे नाव की स्पीड यहां के मुकाबले कम रहेगी सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने क्या कहा कि जितनी मेहनत से आप रुके हुए पानी पे स्पीड जनरेट करते, अगर उतनी ही मेहनत आप इस तरीके के बहते हुए पानी में लगाओगे और उल्टी दिशा को नाव में चलाने में लगाओगे ना सर, तो आपके बोट की स्पीड इसके कंपैरिजन में कम रहेगी। कितनी कम रहेगी सर? तो आपका ये जो वाटर करंट का फ्लो है ना, ये आपके बोट के स्पीड को अपोज कर रहा है सर, वो उसको क्या कर रहा है? इस तरफ जाने से रोक रहा है। इसी वजह से आपके नाव की स्पीड कम हो जा रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो पानी इस तरफ बह रहा है ना सर, ये आपके बोट के मूवमेंट के डायरेक्शन को क्या कर रहा है सर? रोक रहा है, उसको हिंडर कर रहा है। इसी वजह से आपकी बोट की स्पीड कम हो जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं सर कि पानी के जो फ्लो होता है सर, उसकी स्पीड और उसकी दिशा मेरे नाव के बहने को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो अपस्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा सर? ये हमारे बोट की ओवरऑल स्पीड को कम कर देती है। कितनी कम कर देती है? तो स्टिल वाटर में जितनी मेहनत से तुम स्पीड जनरेट करते हैं उसमें तुम पानी के करंट की स्पीड को घटा दो, वही आपके बोट की ओवरऑल स्पीड आ जाएगी। यानी कि अगर आप पूरी मेहनत लगा देते, पूरी जी जान लगा देते और स्टिल वाटर में जब नाव चलाते और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला रहे होते, और अगर यही काम आप अपस्ट्रीम जाने में करते जहां पे पानी के बहाव की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो आपका नाव इस डायरेक्शन में 5-2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर के घटे हुए स्पीड से जाती सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि सर अपस्ट्रीम के केस में आपका ये जो नाव है ये इस दिशा में 5-2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहता सर। ये यहां पे आपको समझना पड़ेगा। इसको समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो अब यहां पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट? तो सिंपल सा फंडा है कि जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे दिमाग में रखोगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यानी हर चीज को अगर यहां पे मैं समराइज कर दूं तो देखो मैं क्या कह सकता हूं, ध्यान से सुनते जाना। मान लो मैं आपको कह रहा हूं सर, क्या कह रहा हूं यहां पे कि रुके हुए पानी में तुम पूरी मेहनत करते, पूरी जी जान लगा देते, रुके हुए पानी में पूरी मेहनत और जी जान लगा के अगर तुम नाव चलाते तो मान लो तुम यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड जनरेट कर पा रहे हो। मतलब रुके हुए पानी में पूरी जी जान लगाकर मान लो तुम यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड जनरेट कर पा रहे हो, तो ये स्पीड क्या कहला जाती है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या कहला जाती है सर? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। लेकिन जब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का केस होता है तो वहां क्या होता है? तो फिर से ध्यान से सुनना। मान लो आपके पानी के बहाव की स्पीड है, आपके वाटर करंट की स्पीड है सर v किलोमीटर पर आवर।
मान लो आपका पानी इस तरफ बह रहा है और तुमको भी इसी तरफ जाना है, डाउनस्ट्रीम में जाना है। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप इतनी ही मेहनत करोगे यहां डाउनस्ट्रीम के केस में, तो आपकी बोट कितनी तेजी से चलेगी सर? तो बढ़े हुए स्पीड से चलेगी, इसके मुकाबले बढ़े हुए स्पीड से चलेगी। कितनी बढ़ी हुई सर? तो आपके स्टिल वाटर में जितनी स्पीड होती ना, उसमें वाटर करंट की स्पीड को जोड़ दो, वही आपके बोट की ओवरऑल स्पीड होगी। यानी कि डाउनस्ट्रीम के केस में आपके बोट की ओवरऑल स्पीड बन जा रही है सर u प्लस वी किलोमीटर पर आवर, जहां पे u क्या है? u है आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, v क्या है सर? स्पीड ऑफ वाटर करंट, या फिर कह लो स्पीड ऑफ वाटर फ्लो। लेकिन जब यहीं पे तुम अपस्ट्रीम में जाने की कोशिश करते सर, उल्टी दिशा में जाने की कोशिश करते, तो क्या होता सर? यहां पे इतनी ही मेहनत करते लेकिन आपके बोट की स्पीड घट जाती। कितनी हो जाती सर घट के? तो ये u माइनस वी किलोमीटर पर आवर हो जाती। यानी स्टिल वाटर में तुम जितनी स्पीड से चला रहे थे उसमें आपको वाटर करंट की स्पीड कम करनी पड़ती, वही आपके बोट की ओवरऑल स्पीड आती। तो क्या दिखता है सर? अपस्ट्रीम में इतनी ही मेहनत करूंगा तो भी मेरे बोट की स्पीड कम हो जा रही है। कितनी कम हो जा रही है सर? वो यहां पे हमने सीख लिया। तो यहां पे जितना मैंने आपको समझाया उसको कंसाइज वे में, समराइज्ड वे में यहां पे प्रेजेंट कर दिया। तो एक बहुत जनरल ऑब्जर्वेशन जो हमें अपने अराउंड ऑब्जर्व होती है सर, उसी को यहां पे मैथमेटिकली हमने प्रेजेंट कर लिया। तो अब सीधे दिमाग में रखेंगे कि जो भी हमारे बोट एंड स्ट्रीम के सवाल होंगे वहां पे यूजुअली हमें 4 टर्म से रिलेटेड काम करना पड़ता है। पहला टर्म होता है जहां पे हमें रुके हुए पानी में बोट की स्पीड दी जाती है। दूसरा टर्म होता है जहां पे हमें पानी के बहाव की स्पीड बताई जाती होती। तीसरा टर्म यह होता है जहां पे हम डाउनस्ट्रीम मोशन करते हैं। चौथा टर्म होता है जहां पे हम अपस्ट्रीम मोशन करते हैं। जब डाउनस्ट्रीम मोशन करते हैं तो हमारे बोट की स्पीड बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? तो स्टिल वाटर में जितनी स्पीड थी उसमें पानी के करंट की स्पीड को जोड़ दो। अपस्ट्रीम करते हैं तो सर ओवरऑल बोट की स्पीड घट जाती है। कितनी घट जाती है? तो अपस्ट्रीम मोशन करते समय हमारे स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड थी उसमें आप वाटर करंट की स्पीड को कम कर दो, उतनी ही घट जाती है सर। तो डाउनस्ट्रीम में बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है? u प्लस वी। अपस्ट्रीम में घट जाती है, कितनी हो जाती है सर? u माइनस वी। अब यहां पे कोई स्टूडेंट ये मत पूछ लेना सर कि ये u माइनस वी ही क्यों, v माइनस यू क्यों नहीं? तो ऑब्वियस ही बात है सर कि अगर आपको उल्टी दिशा में नाव चलाना है तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो ज्यादा होनी चाहिए आपके पानी के करंट की स्पीड से, क्योंकि अगर आपका पानी का करंट का स्पीड आपके स्टिल वाटर की स्पीड से ज्यादा हो जाएगा तो वो पानी तो आपको बहा के ही ले जाएगा। फंडा समझ रहे हो? कभी भी बाढ़ आते हुए देखा कहीं पे? बहुत सारे लोग मान लो बह जाते हैं तो वहां क्या होता है? तैरने की वो कोशिश करता है फिर भी बह जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों बह के निकल गया? क्योंकि पानी के जो करंट की स्पीड थी ना वो उस बंदे के अपने तैरने की स्पीड से काफी ज्यादा थी। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया? ओवरऑल इफेक्ट में पानी का स्पीड अभी भी ज्यादा है, इसी वजह से वो बह गया। लेकिन यहीं पे मान लो उस बंदे की तैरने की स्पीड पानी के बहाव से ज्यादा होती तो हो सकता था वो बच के निकल जाता। तो यही कंसेप्ट आप इस तरीके से भी, इस सिचुएशन से भी इमेजिन कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक बार कंसेप्ट सीख चुके हैं सर तो फटाफट अपने सवालों में अप्लाई करेंगे और चीजों को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सर। अब यहां पे सर अपने क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे तो जितनी चीजें कहूंगा ध्यान से सुनते जाना। किसी भी कैटेगरी नंबर 4 के सवाल को बनाने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको हमेशा याद रखना। सबसे पहली चीज कि अगर कैटेगरी नंबर 4 के सवाल को पढ़ के आपको लग रहा है कि वहां से आप एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो तो हमेशा वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जरूर देना, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन आपके पूरे सवाल के एनालिसिस को आसान बना देगा। तो हमेशा याद रखना, अगर सवाल पढ़ के आपको लग रहा है कि आप वहां से एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो तो जरूर देना, क्योंकि आपकी एनालिसिस वो छोटा सा डायग्राम बहुत आसान बना देगा सर। इसी तरीके से दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी कंसेप्ट्स मैंने आपको सिखाए अल्टीमेटली उन्हीं कंसेप्ट का इस्तेमाल होना है, तो उन कंसेप्ट्स को भी दिमाग में फीडेड रखना। तो ये 2 चीजें अगर आपके दिमाग में है तो बड़ी आसानी से कैटेगरी नंबर 4 को टैकल कर लोगे। क्या क्या 2 चीजें सर? जो कंसेप्ट सीखा है वो कंसेप्ट और डायग्राम। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं सर। तो अपने सवालों का कारवा अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन एक बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार सवाल है, तो चीजों को यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना सर। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपनी सीखी गई चीजों को एक एक करके अप्लाई करेंगे। सवाल यहां पे कह रहा है कि पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। If they go in the same direction,
they meet in 9 hours, and if they go in opposite directions they meet in 9/7 hours. Find their speeds. अब देखो, जब मैं आपको कैटेगरी नंबर 4 के कंसेप्ट बता रहा था तो वहां तुमने क्या ऑब्जर्व किया? तुमने ये ऑब्जर्व किया कि सर ने टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड 3 फॉर्मूले के बारे में समझाया, उसके बाद बोट प्रॉब्लम के कंसेप्ट को समझाया। तो यहां से मुझे यह पता लगता है सर कि जितने भी मेरे टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड सवाल होंगे ना, वो बेसिकली 2 टाइप के ही होने वाले हैं। या तो वो बोट प्रॉब्लम वाले होंगे या तो वो बोट प्रॉब्लम वाले नहीं होंगे। और आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो कि कोई कैटेगरी नंबर 4 का सवाल बोट प्रॉब्लम वाला है या फिर बोट प्रॉब्लम वाला नहीं है। अगर सवाल के लैंग्वेज में आपको अपस्ट्रीम जैसा शब्द मिल जाए, डाउनस्ट्रीम जैसा शब्द मिल जाए, स्पीड इन स्टिल वाटर जैसा शब्द मिल जाए, स्पीड ऑफ करंट जैसा शब्द मिल जाए, तो ये सारी बातें क्या बताता है कि वो बोट टाइप का प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ भी ना दिखे तुरंत समझ जाएंगे सर कि बिल्कुल नॉर्मल स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला वर्ड प्रॉब्लम है। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब सवाल के लैंग्वेज को मैंने आपके सामने पढ़ा, क्या मुझे यहां पे कहीं पे भी किसी भी तरीके से लैंग्वेज से लग रहा है क्या ये बोट प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं है सर। सवाल के लैंग्वेज में बोट प्रॉब्लम वाला कोई भी वर्ड यूज नहीं हो रहा। तो इतना कंफर्म है सर ये बोट वाला प्रॉब्लम नहीं है, मेरा नॉर्मल टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला कंसेप्ट का सवाल है। अब आगे सर देखो, सवाल आखिरी की तरफ क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। सवाल लास्ट की तरफ कह रहा है सर फाइंड देयर स्पीड्स, उनकी स्पीड बताओ। किन की स्पीड बताओ भैया? सवाल ने क्लियर नहीं किया। तो क्या सिखाया था? कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज से अगर सवाल कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो हमेशा उसके प्रीवियस वाली स्टेटमेंट को रेफर करो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर प्रीवियस वाली से डाउट नहीं क्लियर होता तो उसके प्रीवियस वालों को रेफर करो। लेकिन इतना गारंटेड है कि 1 से 2 बार में आपको पता लग जाएगा कि वो लैंग्वेज किन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो उनकी स्पीड बताओ। किन की स्पीड भैया? पता करने की कोशिश करते हैं। तो इसके पहले वाली स्टेटमेंट ये रही सर हमारी, यहां से लेके आपका यहां तक। अब जब स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं तो देखो क्या दिख रहा है, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स, इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स। अगेन दे वर्ड का इस्तेमाल दिख रहा है सर। यहां से भी क्लियर नहीं हो रहा कि किन के बारे में बात चल रही है। तो क्या करेंगे, अब इसके पहले वाले स्टेटमेंट में जाएंगे। अब जब इसके पहले वाले स्टेटमेंट में आएंगे सर तो ये रही हमारी स्टेटमेंट। अब यहां पे क्लियर कट मुझे दिख रहा है सर कि एक कार ए की चर्चा हो रही है, एक कार बी की चर्चा हो रही है। तो इससे अब अंदाजा मिल गया है सर कि उनकी स्पीड बताओ। यहां पे उनके किसके लिए आ रहा है सर? तो यहां पे जो उनके का इस्तेमाल किया गया है वो मेरे कार ए और कार बी के लिए किया गया है। तो कुल मिला के सर यहां से ये कंफर्म होता है कि मुझसे कार ए और कार बी की स्पीड पूछी जा रही है। और नॉर्मली भी ये चीज मैं समझ सकता था क्योंकि मैं जानता हूं सर कि इस चैप्टर में हम जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं वहां पे हमेशा आखिरी की तरफ सवाल मुझसे 2 चीजें पूछता ही पूछता है और वही 2 चीजें अपना वेरिएबल बनती है सर। तो ये जितना हम जानते हैं अगर उसको अप्लाई करके मैं आपको कहूं स्टार्ट किस तरीके से लेना है तो क्या कहोगे सर? जो चीजें सवाल मुझसे निकालने को कहता है उसी को हम अपना वेरिएबल एज्यूम करते हैं सर, ये मुझे पता है। अगर इस बात को अप्लाई करूं यहां पे तो मैं कह सकता हूं कि एक कार की स्पीड को लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू कुछ एक्स मान लिया मैंने, और दूसरे कार की स्पीड को द स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू वाई मान लिया मैंने। यानी मुझे पता है सर कि सवाल मुझसे जो 2 चीजें पूछेगा वही 2 चीजें मेरा 2 वेरिएबल नॉर्मली एक्स और वाई बनती है। अब क्या बस ये लिख देना काफी है कि मैंने अपने कार ए की स्पीड को एक्स माना, मैंने अपने कार बी की स्पीड को वाई माना? काफी नहीं है सर, यूनिट बताना बहुत जरूरी है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, नॉर्मली 90% सवालों में यही होगा, नॉर्मली 90% सवालों में यही होगा कि कहीं पे भी अगर स्पीड की बात होगी तो आप किलोमीटर पर आवर में ही आगे बढ़ना। आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखना कि 90% सवालों में यही होगा कि कहीं पे भी स्पीड की बात होगी ना तो आप अपने यूनिट को किलोमीटर पर आवर में ही रखना। बहुत कम, सिर्फ 10% ऐसे सवाल होंगे जहां पे किसी दूसरे यूनिट में काम करने की जरूरत पड़ेगी, और जब ऐसे सवाल आएंगे तो वहां पे आपके उस सवाल से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे सर कि कब जरूरत हमें लगेगी कि हमें सवाल में अपने यूनिट को किसी दूसरे चीज में लेने की जरूरत है। फिलहाल बस इतना याद रखोगे, नॉर्मली कोई भी सवाल मिला सर तो किलोमीटर पर आवर में हमें वर्क करना है, ठीक है। तो यहां पे भी जो आपको बताया अगर उसको अप्लाई करूं तो यहां पे मैं क्या कह दूंगा, अपने कार ए की स्पीड को मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर,
और अपने कार बी के स्पीड को मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं होनी चाहिए सर। अब आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायग्रामेटिकली चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने एनालिसिस को आसान बना सके। तो ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहली लाइन मुझे कह रही है कि पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। तो पहले लाइन में आपको कहा जा रहा है सर कि दो बिंदु ए और बी हैं, ठीक है, दो बिंदु ए और बी हैं और इनके बीच की दूरी है 90 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है सर? 90 किलोमीटर। यह पहली लाइन में आपको कहा जा रहा है। आगे आपको क्या कहा जा रहा है? आगे आपको कहा जा रहा है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अब फिर से ध्यान से सुनना सर, ए पे भी एक कार लगी है, बी पे भी एक कार लगी है। अभी फिलहाल दोनों गाड़ियों के इंजन बंद है, दोनों गाड़ियां रुकी हुई हैं। अब सवाल आपको कहता है कि दोनों गाड़ियां एक ही समय पे स्टार्ट होती हैं। सवाल आपको क्या कह रहा है? दोनों गाड़ियों का इंजन एक ही टाइम पे ऑन होता है और दोनों गाड़ियां एक ही टाइम पे, बिल्कुल सेम टाइम पे चलना शुरू करती हैं सर। तो कैसे कैसे गाड़ियां चल सकती हैं सर? सर बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है गाड़ियों के चलने की। ये वाली गाड़ी इधर भी चल सकती है, इधर भी चल सकती है। उसी तरीके से ये वाली गाड़ी इधर भी चल सकती है, इधर भी चल सकती है। अब कौन सी गाड़ी किधर जा रही है उसके लिए आगे आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई। क्या कहा गया है सर? आपको कहा जा रहा है कि इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। अब ध्यान से सुनना, आपको कहा जा रहा है कि अगर दोनों गाड़ियां एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं तो स्टार्ट होने के 9 घंटों के बाद दोनों गाड़ियां आपस में मिलती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको कहा जा रहा है कि अगर दोनों गाड़ियां एक ही टाइम पे स्टार्ट होने के बाद एक ही दिशा में चलती हैं तो स्टार्ट होने के 9 घंटे के बाद वो आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। तो ये कंडीशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो कॉमन सेंस से सोचना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सर ये मेरी एक गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी। मान लो मैं मान लेता हूं कि दोनों गाड़ियां मेरी लेफ्ट की तरफ चल रही है। मैं क्या मान रहा हूं सर? ये गाड़ी भी मेरी लेफ्ट की तरफ चल रही है, ये गाड़ी भी लेफ्ट की तरफ चल रही है, यानी ये गाड़ी इधर बढ़ रही है सर, ये गाड़ी इधर बढ़ रही है। अब ध्यान से सुनना सर, ऑब्वियस सी बात है कि अगर दोनों गाड़ी स्टार्ट होगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये गाड़ी यहां से गायब हो जाएगी, सीधे यहां पहुंच जाएंगे और दोनों गाड़ी मिल गई। सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि जब दोनों गाड़ियां एक साथ चलना शुरू कर रही हैं तो सीधे ये गाड़ी फटाक से यहां पहुंच जाएगी और दोनों गाड़ी मिल गई। ऐसा तो नहीं होगा सर। गाड़ियां कैसे मिलेंगी सर? तो ऑब्वियस ही बात है, ये गाड़ी भी चल रही है, अब ये गाड़ी भी चल रही है, चलते 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 आगे कहीं जाएंगे और आगे किसी पॉइंट पे आकर दोनों गाड़ियां मिल जाएंगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों गाड़ियां कैसे मिलेंगी सर? तो सिचुएशन कुछ ये क्रिएट होगी कि अगर आप कहते हो कि दोनों गाड़ियां इस तरफ चल रही हैं सर, तो ये गाड़ी भी चल रही है इधर से और उसी समय ये गाड़ी भी चल रही है, तो दोनों चलते 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 आगे जाके किसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो उसी के बारे में बात चल रही है। क्या क्या बात चल रही है? तो ध्यान से सुनना। तो आपको कहा जा रहा है स्टार्ट होने के एग्जैक्टली 9 घंटे के बाद दोनों गाड़ियां आपस में मिलती हैं। देखो इस सीन को मैं किस तरीके से डायग्राम पे शो करूंगा। तो हमने जो एनालिसिस की उससे मुझे क्लियरली पता लग रहा है सर कि अगर दोनों गाड़ियां इस तरफ चल रही हैं तो आगे जाके किसी पॉइंट पे दोनों गाड़ियां मिली होंगी। मान लो उस पॉइंट को मैं सी बोलता हूं जहां पे दोनों गाड़ियां मिली हैं सर, जहां पे दोनों गाड़ियां मीट की। क्लियर हो गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको क्या कहा जा रहा है कि जब से गाड़ी स्टार्ट हुई उसके एग्जैक्टली 9 घंटे के बाद यहां पे आके मुलाकात हुई है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि ए ने यहां से स्टार्ट किया था, ए ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया था और पॉइंट ए से स्टार्ट करने के 9 घंटे के बाद वो पॉइंट सी पे मिला है। इसी तरीके से पॉइंट बी वाली गाड़ी ने यहां से स्टार्ट किया था और दोनों ने जब एग्जैक्टली एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था तो बी भी 9 घंटे के बाद सी पे पहुंच रहा है। तो ए को भी ए से सी पहुंचने में 9 घंटे लग रहे हैं और बी को भी 9 घंटे लग रहे हैं सर, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि स्टार्ट होने के एग्जैक्टली 9 घंटे के बाद मुलाकात हो रही है आगे कहीं पे। तो अगर 9 घंटे के बाद मुलाकात हो रही है और दोनों गाड़ियों ने एक साथ एक ही समय पे चलना शुरू किया था तो ऑब्वियस ही बात है ए का ड्राइवर भी 9 घंटे तक गाड़ी चलाया है, बी का ड्राइवर भी 9 घंटे तक गाड़ी चलाया है। ए का ड्राइवर मिलने तक 9 घंटे में कहां से कहां तक पहुंचा सर? तो ए के ड्राइवर ने ए से चलाना स्टार्ट किया था और एग्जैक्टली 9 घंटे के बाद ए का ड्राइवर सी पे है। इसी तरीके से बी का ड्राइवर यहां से गाड़ी चलाना स्टार्ट किया था
और गाड़ी स्टार्ट होने के एग्जैक्टली 9 घंटे के बाद बी वाली जो गाड़ी है सर वो भी सी पे है, क्योंकि दोनों गाड़ियां 9 घंटे ही चली हैं सर। ये समझ में आया? अब यहां से कॉमन सेंस से समझ में आता है सर कि अगर दो गाड़ियां चल रही हैं और दोनों के बीच में एक दूरी मेंटेन्ड है और आगे जाके ये दोनों गाड़ियां मिलती हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर पीछे वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा रही होगी। अगर ये पीछे वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं रही होगी तो क्या दोनों गाड़ियां आपस में कभी भी मिलती? ऑब्वियस ही बात है, नहीं मिलती। अगर पीछे वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं होती सर तो आगे वाली गाड़ी हमेशा आगे ही रहती, पीछे वाली गाड़ी हमेशा पीछे ही रहती। इस तरीके से कुछ कहानी चलती रहती। लेकिन ये दोनों गाड़ियां आपस में जाके मिल रही हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, पीछे वाली गाड़ी की स्पीड आगे वाली गाड़ी से थोड़ी ज्यादा है, तभी एक पॉइंट पे आगे जाके दोनों गाड़ियां सी पे मिल रही हैं। तो मैंने मान लिया आगे जाके किसी पॉइंट सी पे दोनों गाड़ियां मुलाकात कर रही हैं, दोनों गाड़ियां मिल रही हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकली आप इस चीज को रियलाइज कर सकते हो, इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो सर। तो जितना बताया आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहां तक की लाइन से किस तरीके से हम अपना फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम करते, तो ध्यान से सुनते जाना सर। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ए वाली गाड़ी है वो कितनी दूर चली मिलने मिलने तक, तो क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर मिलने मिलने तक ये जो मेरी ए वाली गाड़ी है वो ए से लेके सी तक चली, यानी कि मेरी ए वाली गाड़ी कितना डिस्टेंस चली है सर? तो वो ए से लेके सी तक चली है, यानी कुल मिला के ए सी दूरी चली है। अगर मैं आपसे पूछूं सर एसी दूरी कितनी होगी तो क्या जवाब दोगे? तो अभी जस्ट हमने कंसेप्ट पढ़ा था सर कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अब आपने अज्यूम किया है कि जो ए वाली गाड़ी है सर वो x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। उसके बाद आपको यह भी पता है सर कि स्टार्ट होने के एग्जैक्टली 9 घंटे के बाद सी पे मुलाकात हो रही है। तो कितने टाइम तक मुलाकात हुई सर? तो स्टार्ट होने के एग्जैक्टली 9 घंटे के बाद मुलाकात हुई। तो डिस्टेंस कितना होता है सर? स्पीड इंटू टाइम होता है। अब स्पीड आपको ए वाली गाड़ी की पता है, कितनी पता है सर? x किलोमीटर पर आवर इंटू कितने टाइम तक मुलाकात हो रही है सर? तो ए से सी तक जहां पे मुलाकात हो रही है, ए से सी तक पहुंचने में 9 घंटे लगे हैं सर। तो कुल मिला के टाइम कितना है सर? 9 आवर्स है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा सर? 9 इंटू एक्स, कुल मिला के 9x। क्या आ जाएगा सर? 9x किलोमीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या आ जाएगी सर इस हिसाब से? किलोमीटर। सॉरी, क्लियर है? तो यानी कि सर ये एसी की दूरी मेरी निकल गई 9x किलोमीटर। अब आगे, अब अगर मैं आपसे यही कहानी बी के लिए पूछूं तो क्या बताओगे? फिर देखो आपका फटाफट क्या जवाब आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 घंटे में बी वाली गाड़ी कितनी दूरी ट्रैवल की है, 9 घंटे में बी वाली कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो क्या जवाब दोगे? फिर तुरंत आपका जवाब आएगा सर कि बी वाली गाड़ी 9 घंटे में बी से लेके सी तक पहुंची है। बी वाली गाड़ी सर 9 घंटे में मिलने मिलने तक कहां पहुंची? तो बी से चलना शुरू किया था, सी पे आके दोनों गाड़ियां मुलाकात करी हैं। तो 9 घंटे में बी वाली गाड़ी बी से सी तक पहुंच रही है। कुल मिला के कितनी दूरी ट्रैवल की सर? कुल मिला के ये BC दूरी ट्रैवल की। कुल मिला के सर ये BC दूरी बी वाली गाड़ी ने ट्रैवल की। और ये BC दूरी कितनी है सर? तो दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अगेन बी वाली भी गाड़ी मुलाकात होने तक 9 घंटे तक ही चली है, बी वाला ड्राइवर भी 9 घंटे तक ही ड्राइव किया है सी पे पहुंचते पहुंचते तक। तो सर टाइम कितना है? 9 आवर्स है। बी वाले गाड़ी की स्पीड क्या है? तो हमने जो अज्यूम किया उसके हिसाब से बी वाले गाड़ी की स्पीड हमने y मानी है, यानी कि बी वाली गाड़ी सर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो सर यानी कि ये हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। तो यहां से आपने ये निकाल लिया कि ये BC दूरी कितनी है सर। क्या निकाल लिया? तो आपने निकाल लिया है BC दूरी बराबर 9 इंटू वाई, यानी कुल मिला के 9y किलोमीटर है। कितना है सर? 9y किलोमीटर। तो देखो आपने क्या निकाल लिया, आपने अपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अपनी एसी दूरी निकाल ली, अपनी बीसी दूरी निकाल ली। अब देखो इसकी मदद से कैसे मैं अपना इक्वेशन बनाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि अगेन चीजें इंटरेस्टिंग होगी। पहले इसको नोट डाउन करो। अब मैंने तुमको शुरुआत में बताया था ना कि ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपकी एक गाड़ी की स्पीड ज्यादा आएगी, ऑब्वियस से एक गाड़ी की स्पीड कम आएगी, तभी तो दोनों गाड़ियां जाकर मिलेगी। ये आपको अपने आप ऑब्जर्व हो जाएगा, बस ध्यान से देखते जाना सर। तो यहां से अब देखो मैं अपनी एक इक्वेशन कैसे फ्रेम करता हूं। तो अगर मैं अब इक्वेशन फ्रेमिंग की बात करूं सर तो कहां पे लिख दूं?
ऊपर लिख देता हूं। तो ध्यान से देखना, यहां पे सर ये पूरी दूरी मैंने निकाल के रख ली है। ये पूरी दूरी कितनी है, ध्यान से देखना, ये पूरी दूरी BC मैंने निकाल के रख ली है। कितनी है सर, 9y है। उसके बाद सर मैंने ये वाली दूरी भी निकाल के रख ली है, AC दूरी। कितनी है सर AC दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी मेरी 9x है। तो क्या यहां से इक्वेशन फ्रेम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है सर कि अगर मैं अपनी ये वाली दूरी में ये वाली दूरी को घटा देता हूं तो 90 किलोमीटर आएगा सर। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं अपनी दूरी BC में अपनी दूरी AC को घटा देता हूं सर, तो बची हुई दूरी ही 90 किलोमीटर है। तो यहां से मुझे अपना इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है कि अगर मैं अपनी दूरी BC में AC को घटा देता हूं तो यही मेरा 90 किलोमीटर के बराबर है सर। BC कितना है, तो BC 9y के बराबर है सर, माइनस AC कितना है सर, तो AC मेरा 9x के बराबर है सर, बराबर यहां पे 90। लो बन गई सर हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो कैटेगरी नंबर 4 कहने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन आपको चीजें यहां पे सोचनी पड़ती हैं, यहां पे मेहनत लगती है हर एक सवाल को बनाने में, और इसी वजह से कैटेगरी नंबर 4 सबसे ज्यादा स्टूडेंट से गलत होता है। इसलिए कह रहा हूं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्रामेटिकली एनालाइज करोगे आसानी से सवाल बनेंगे, डायग्रामेटिकली एनालाइज नहीं करोगे सवाल आपके अटक जाएंगे। तो फिर से पूरी इंफॉर्मेशन को मैं रिपीट कर देता हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। सवाल आपको कह रहा था कि A और B दोनों पॉइंट पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, रुकी हुई हैं, बिल्कुल सेम टाइम पे दोनों गाड़ियां चलना स्टार्ट करती हैं सर, और आपको कहा जा रहा है कि दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करती है, एक टाइम पे स्टार्ट कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। तो मैंने मान लिया कि दोनों गाड़ियां इस दिशा में चल रही हैं, लेफ्ट साइड चल रही हैं, तो ये गाड़ी भी इधर चल रही है, ये गाड़ी भी इधर चल रही है। पहले तो कॉमन सेंस से ये बताओ कि ये दो गाड़ियां जो कि अलग अलग दूरी पर हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रही हैं और आगे जाके मिल जाएंगे, ऐसा कब पॉसिबल है? तो ऐसा तभी पॉसिबल है सर कि अगर दो गाड़ियां अलग अलग बिंदु से शुरू होती हैं और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दोनों तभी मिल सकती हैं अगर दोनों गाड़ियों की जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी, और उसमें भी पीछे वाली गाड़ी की स्पीड अगर ज्यादा होगी तभी जाके मुलाकात हो पाएगी, नहीं तो कभी भी मुलाकात हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी सर। तो अगर ये सोचते हुए हमने अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो मैंने मान लिया कि आगे जाके किसी पॉइंट सी पे मेरी दोनों गाड़ियां मिलती हैं। अब आगे सर, अब आगे अगर मैं आपसे पूछूं तो सवाल ने क्या कहा था? सवाल ने कहा था स्टार्ट होने के बाद दोनों गाड़ियों को 9 घंटे लगे हैं मिलने में। स्टार्ट होने के बाद दोनों गाड़ियों को 9 घंटे लगे हैं मिलने में। इस चीज को कैसे यहां पे इंप्लीमेंट करोगे? तो तुरंत कहोगे सर कि अगर आप ऐसा कहते हो कि आगे जाके पॉइंट सी पे दोनों गाड़ियां मिलती हैं, तो ए भी 9 घंटे चला है सी तक पहुंचने में, बी भी 9 घंटे चला है सी तक पहुंचने में। ए वाला ड्राइवर भी गाड़ी 9 घंटे चलाया है तब जाके सी पे पहुंचा है, बी वाला ड्राइवर भी 9 घंटे चलाया है तब जाके सी पे पहुंचा है। तो देखो 9 घंटे में दोनों गाड़ियों ने अलग अलग दूरी ट्रैवल की है। मुलाकात करने के लिए 9 घंटों में दोनों गाड़ियों ने अलग अलग दूरी ट्रैवल की है सर। गाड़ी नंबर ए ने AC दूरी ट्रैवल की 9 घंटे में, जबकि गाड़ी नंबर बी ने BC दूरी ट्रैवल की है 9 घंटे में सर। क्लियर है? अब आगे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे सर? तो हमें अपने दोनों गाड़ियों के स्पीड को कुछ वेरिएबल अज्यूम किया। उसके बाद क्या दिख रहा है सर? मुझे पहले से पता है कि दोनों गाड़ियां जहां खड़ी थी उनके बीच की दूरी 90 किलोमीटर थी। तो जानने के लिए तो वही बेसिक कंसेप्ट है, वही 3 फॉर्मूले हैं। कैसे कैसे अप्लाई करेंगे सर? तो मैंने ये देखा कि मुझे समय बता दिया गया है, मुझे टाइम बता दिया गया है, और मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि मैंने अपने स्पीड को कुछ अज्यूम किया है, तो वहां से मैं डिस्टेंस तक पहुंच सकता था। देखो कुल मिला के आपके फॉर्मूले में 3 ही चीजें हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अब यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये गाड़ी भी 9 घंटे चला है, ये गाड़ी भी 9 घंटे चला है, तो दोनों गाड़ियां 9 घंटे चली, उनका टाइम मुझे बताया गया। और मैंने जिस तरीके से सवाल को स्टार्ट लिया था, मैंने दोनों गाड़ियों की स्पीड को कुछ ना कुछ अज्यूम किया था। तो मुझे स्पीड दिख रही है, मुझे टाइम दिख रहा है, तो क्या दोनों गाड़ियां कितनी दूरी ट्रैवल कर रही है मैं नहीं निकाल सकता? मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं, और मैंने निकाला सर। मैंने देखा कि सी पे अगर दोनों गाड़ियां मिल रही हैं, तो जो ए वाली गाड़ी है वो 9 घंटे में AC दूरी ट्रैवल करी है। तो AC दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ए वाली गाड़ी की स्पीड क्या मानी थी? x किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना लगा? तो ए से सी पहुंचने में ए वाली गाड़ी को 9 घंटे लगे, इंटू 9 आवर्स, मल्टीप्लाई किया सर 9 इंटू एक्स, 9x किलोमीटर। यानी कि यहां से मुझे पता लग गया है कि यह दूरी है 9x किलोमीटर की।
इसी तरीके से ये पूरी कहानी बी के साथ हुई सर, यानी कि अगेन यहां से मुझे दिख रहा है कि बी वाली गाड़ी बी से सी तक पहुंचने में 9 घंटे लगा रही है। तो बी से सी तक की दूरी कितनी होगी सर? तो दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब मैंने अपने बी वाली गाड़ी की भी स्पीड मानी थी, कितनी है सर? y किलोमीटर पर आवर। तो ये गाड़ी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ चल रही है सर, और C तक पहुंचने में, B से C तक पहुंचने में 9 घंटे लग रहे हैं। तो क्या मैं B से C तक की दूरी नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या आ जाएगी सर? तो B से C तक की दूरी हो जाएगी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपने माना था B वाली गाड़ी के लिए y, गाड़ी 9 घंटे चली है तो y इंटू 9 कुल मिला के 9y किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी 9y किलोमीटर। अब इतना निकालने के बाद इंफॉर्मेशन में कैसे फ्रेम करेंगे सर? तो अभी तक देखो हमने क्या निकाला, हमने ये पूरी दूरी निकाली, हमने ये दूरी निकाली, ये दूरी आई है 9y, ये दूरी आई है 9x। अब आपको सवाल ने दे दिया था ये जो A से B तक की दूरी है 90 किलोमीटर है। अब इसको इक्वेशन में कैसे पुटअप करेंगे सर? तो मैंने देखा कि अगर मैं अपनी इस दूरी में इस वाली दूरी को घटा दूंगा, अगर मैं 9y में 9x को घटा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी दूरी बचेगी सर? यही वाली दूरी तो बचेगी। और ये वाली दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। बन गया सर हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यानी अगर मैं BC में AC को घटा दूंगा तो मेरी लेंथ AB आ जाएगी जो कि 90 किलोमीटर के बराबर है, यानी कि 9y माइनस 9x बराबर 90। अब कहोगे सर कैसे कैसे आप डिसाइड कर रहे हो कि कब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए ये उससे मल्टीप्लाई करना पड़ा है, ये उससे डिवाइड करना पड़ा है? कैसे डिसाइड कर रहे हो कि इक्वेशन आपकी फ्रेम जो होगी वो डिस्टेंस के टर्म्स में होगी? ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? तो देखो इसका बस एक ही जवाब है कि ये प्रैक्टिस से आएगा। मैं आपको किसी भी सवाल का यहां पे कैटेगरी नंबर 4 में कंसेप्ट समझा सकता हूं। कहीं पे डिस्टेंस का कंसेप्ट लग जाएगा, कहीं पे इक्वेशन बनाने के लिए टाइम का इस्तेमाल हो जाएगा, कहीं पे स्पीड का इस्तेमाल हो जाएगा। तो कैटेगरी नंबर 4 इसलिए सबसे ज्यादा टफ कैटेगरी मानी जाती है क्योंकि यहां पे ये 3 फॉर्मूले कब किस तरीके से इस्तेमाल हो जाना ये आप भी नहीं बता सकते, ये प्रैक्टिस के साथ ही सीखोगे। तो यहां पे इसी वजह से हर सवाल की वैरायटी में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि लास्ट तक आपको यह क्लियर रहे कहां कब किस तरीके से डिसाइड करेंगे, किस चीज को पहले इंप्लीमेंट करना है, किस चीज को बाद में। यह प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे। तो जितने सवाल मैं करवाता जाऊंगा खुद से घर में तुम करोगे, उसके बाद जो आपको होमवर्क दूंगा वो सारे सॉल्व करोगे तो आप भी कैटेगरी नंबर 4 में एक्सपर्ट हो जाओगे। इतना फंडा क्लियर? यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं? अभी तक पूरा सवाल नहीं बना है, अभी तक आधा ही सवाल बना है। क्यों? अभी एक ही इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। यहां तक किसी को कोई समझने में दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे, अब देखो आगे की सिचुएशन क्या दी है। एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शंस दे मीट इन 9/7 आवर्स। अब फिर से चीज को समझना, ये जो डायग्राम है ना सर, ये डायग्राम ये पहले वाली कंडीशन के लिए तो सही है, लेकिन दूसरी कंडीशन में ये डायग्राम बिल्कुल फेल हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन के लिए एक और डायग्राम बनाएंगे। तो एग्जाम में आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे सर? केस 2 लिखेंगे और उसके लिए नया डायग्राम बनाएंगे। नया डायग्राम क्या बनेगा? फिर से ध्यान से सुनना। आई होप ये सारी चीजें आपने यहां पे लिख ली होंगी क्योंकि इसको अब मैं इरेज करूंगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना सर। नया डायग्राम यहां पे बनाते हैं। इसको पहले क्लियर कर ले, यहां से ये क्लियर कर लें। गाड़ी यहां पे खड़ी है, गाड़ी यहां पे खड़ी है, ठीक है। अब मेरी बात फिर से यहां पे ध्यान से सुनना। सवाल आपको कह रहा है कि अगर ये दोनों गाड़ियां उल्टी दिशा में चलती, अपोजिट दिशा में चलती, तब दोनों गाड़ियां 9/7 घंटे में आपस में मिल रही हैं। सर क्या मतलब इसका? उल्टी दिशा में चलने का क्या मतलब है? यानी अगर एक गाड़ी राइट की तरफ जा रही है तो दूसरी को लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, अगर एक गाड़ी लेफ्ट की तरफ जा रही है तो दूसरी को राइट की तरफ जाना पड़ेगा। तो खुद कॉमन सेंस से सोचो, तुमने जो डायग्राम माना था उसमें A और B 2 पॉइंट्स हैं, दोनों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर। यहां A पे भी एक गाड़ी खड़ी है, B पे भी एक गाड़ी खड़ी है। अभी फिलहाल दोनों गाड़ियां रुकी हुई है। तुमने दोनों गाड़ियों के इंजन को एक साथ स्टार्ट किया, दोनों गाड़ियां एक साथ स्टार्ट हो रही है, एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही है। अब दोनों गाड़ियों को अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, तब वो जाके मिलेंगी। कब मिलेगी? तो कॉमन सेंस से समझ में आता है सर कि अपोजिट डायरेक्शन में चल के मिलना है। इसका मतलब है कि ये गाड़ी जरूर इस तरफ चल रही होगी और ये गाड़ी जरूर इस तरफ चल रही होगी, तभी तो दोनों गाड़ियां देखो उल्टी दिशा में चल रही हैं। दोनों गाड़ियां इस तरीके से उल्टी दिशा में चलेंगी तभी तो मिलेंगी। अगर बी वाली गाड़ी लेफ्ट चलेगी, ए वाली गाड़ी राइट चलेगी, तभी तो दोनों मिलेगी। अब तुम कहोगे सर उल्टी दिशा तो ऐसे भी हो सकती है,
बी को तुम उधर भगा दो, ए को तुम इधर भगा दो भैया, तुम बी वाली गाड़ी को उधर भगा दो, ए वाली गाड़ी को इधर भगा दो, मिलेगी क्या कभी आपस में? नहीं मिलेंगी। तो प्रैक्टिकलिटी यानी हर सिचुएशन कैटेगरी नंबर 4 में इमेजिन कर सकते हो। रोड पे ऐसी चीजें आप होते हुए देखते हो, इसलिए आपको यहां पे सोचना पड़ेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चल के क्या दोनों गाड़ियां मिल पाएंगी? कभी नहीं मिल पाएंगे सर, ऑब्वियस सी बात है। दोनों गाड़ियों को मिलना भी है, अपोजिट डायरेक्शन में चल के मिलना है, तो ऐसे चलेंगी तभी तो मिलेंगी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। क्या पॉसिबल बनता है? यही वाला केस, यानी ये वाली गाड़ी इधर जाए, ये वाली गाड़ी इधर जाए, तब कहीं बीच में किसी पॉइंट पे, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली बीच में, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली बीच में, मैं बस पॉइंट एज्यूम कर रहा हूं कि बीच में इस पूरे रास्ते में कहीं पे कोई पॉइंट सी है, मैं मान रहा हूं उस पॉइंट सी पे जाकर मेरी दोनों गाड़ियां ए और बी आपस में मिल जाती हैं। मैं मान रहा हूं उस पॉइंट सी पे जाके मेरी दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाती हैं। क्लियर है? अब आगे सवाल क्या कह रहा था? इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स। अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहां कहा जा रहा है कि जब इस तरीके से गाड़ियां आपस में चल के मिलती हैं तो स्टार्ट होने के बाद दोनों गाड़ियों को 9/7 घंटे लग रहे हैं। स्टार्ट होने के बाद दोनों गाड़ियों को बीच रास्ते पे कहीं मिलने में 9/7 घंटे लग रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टार्ट होने के बाद दोनों गाड़ियों को बीच रास्ते पे कहीं मिलने में 9/7 घंटे लग रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपको यह कह रहा हूं कि बीच रास्ते पे कोई पॉइंट सी मैंने मान लिया, आपकी मर्जी थी, यहां पसंद नहीं था पॉइंट सी को यहां मान लेते, बिल्कुल रैंडमली मैंने बीच रास्ते पे एक पॉइंट सी मान लिया और यह कह दिया इसी पॉइंट सी पे मेरी दोनों गाड़ियां मिल रही हैं। अब आगे सर, मेरी गाड़ी ए भी चली है 9/7 घंटे और मिलने के लिए मेरी गाड़ी बी भी चली है 9/7 घंटे। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अगर सी पे दोनों गाड़ियां मिल रही हैं तो 9/7 घंटे तक कितनी दूरी चली मेरी गाड़ी नंबर ए? तो कहोगे सर सी पे मिल रही है ना, यानी ए से लेके सी तक की दूरी चली है मेरे ए वाली गाड़ी। क्या यहां से मैं कह दूंगा सर कि मेरी जो ए वाली गाड़ी है वो ए सी दूरी चली है, कितने घंटे में चली है? तो 9/7 घंटे में चली है मिलने के लिए। इसी तरीके से यह कहानी अगर मैं आपके बी के लिए कह दूं तो क्या कहोगे? फिर कहोगे सर कि मिलने के लिए पॉइंट सी पे आपकी बी वाली गाड़ी बी सी दूरी चली है। ये बीसी दूरी कितने टाइम में चली है सर? तो 9/7 घंटे में बी वाली गाड़ी बीसी दूरी कवर की है। अब फिर से अगर मैं यहां से पूछूं एसी दूरी बताओ क्या हो जाएगी, तो क्या कहोगे सर? गाड़ी नंबर ए से लेके सी तक जा रहा है तो एसी दूरी कौन ट्रेवल कर रहा है? गाड़ी नंबर ए ट्रेवल कर रहा है सर। गाड़ी नंबर ए की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। आपने क्या ज्यूम किया है कि गाड़ी नंबर ए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड हो गया सर x किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना लगा? तो आपको यहां कह दिया गया है कि दोनों गाड़ियां 9/7 घंटे के बाद मिल रही है, तो टाइम कितना दिया है सर? 9/7 आवर्स। दोनों को मल्टीप्लाई किया सर, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 9x/7 किलोमीटर। तो आपने ए से लेके सी तक की दूरी निकाल ली सर 9x/7 किलोमीटर। नोट डाउन करो इसको। इसी तरीके से बी वाली गाड़ी मिलने के लिए बी से सी तक चल रही है, कितने टाइम में चल रही है? तो 9/7 घंटे में चल रही है। तो बी से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो अगेन बी वाली गाड़ी चल रही है, बीसी दूरी चल रही है मिलने के लिए, बीसी दूरी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब टाइम कितना लगा? बी वाली गाड़ी को भी 9/7 घंटे ही लगे हैं, बी वाली गाड़ी को भी 9/7 घंटे ही लगे हैं। बी वाली गाड़ी की स्पीड अलग है। क्या है स्पीड? तो बी वाली की स्पीड है सर y किलोमीटर पर आवर। कुल मिला के सर 9y/7 किलोमीटर निकल के आ गया। तो आपने ये वाली दूरी भी निकाल ली सर। ये दूरी कितनी आ रही है बी से सी तक की? ये आ रही है आपकी 9y/7 और यहां ए से सी तक की दूरी कितनी आ रही है सर? ये आपकी आ रही है 9x/7। अब इतना निकालने के बाद इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेंगे? तो फिर से मेरी बात अब ध्यान से सुनना। तो यहां सब इक्वेशन फ्रेम करेंगे सर, तो क्या बन जाएगा? तो देखो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा सर। ये दूरी आई है 9x/7 किलोमीटर, ये दूरी आई है 9y/7 किलोमीटर और ये पूरी दूरी कितनी है सर? तो ये जो मेरी पूरी दूरी AB है, ये जो मेरी पूरी दूरी AB है सर, यही दूरी AB तो मेरे AC और BC से मिलके बनी है। यही पूरी दूरी जो मेरी AB है सर वो AC और BC से ही मिलकर तो बनी है। तो बन गई सर हमारी दूसरी इक्वेशन। क्या बन के आ जाएगी सर? तो AB कितना है? 90 किलोमीटर है। तो 90 बराबर AC कितना निकल के आया सर? तो 9x/7 किलोमीटर प्लस BC कितना निकल के आया सर? 9y/7 किलोमीटर। लो आ गई सर हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको भी नोट डाउन करो। अभी सीखते जाओ, समझते जाओ।
सबको अच्छे से एक बार प्रेजेंटेशन के वे में लिखकर आपको दिखाऊंगा। पहले बिलाल ये हम समझने का काम कर रहे हैं, समझ गए, फिर आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिखा दूंगा। अभी चीजों को समझो बस यहां पे, अभी ये पूरी कहानी आपको समझाने के लिए चल रही है, समझ गए ना? फिर लिखने का काम बहुत आसान है। मेन हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स में मेनली समझना इंपॉर्टेंट है। समझ गए तो आप आराम से कहीं पे भी कभी भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके साइड में लिख लेते हैं सर। तो यहीं पे दिख रहा है कि एलसीएम 7 हो जाएगा, ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी सर? मेरी इक्वेशन बन जाएगी 9x प्लस 9y बराबर 90 इंटू 7। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना सर, मेरे को 9 यहां से कॉमन होता हुआ दिख रहा है, तो अगर मैं 9 कॉमन निकाल लूंगा तो क्या होगा? फिर से ध्यान से समझना सर, 9 कॉमन निकाल लूंगा तो यहां से मैं सीधे कह सकता हूं 9 कॉमन x प्लस वाई बराबर 90 इंटू 7, 9 10 जा 90, कुल मिला के x प्लस वाई बराबर 70। थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है, सभी को समझ में आना चाहिए। क्या मैंने किया सर? यहां से मेरी इक्वेशन बन के आ रही है 9x प्लस 9y बराबर 90 इंटू 7। अब यहां पे क्लियरली मुझे 9 कॉमन होता हुआ दिख रहा है, मैंने निकाल लिया x प्लस वाई बराबर 90 इंटू 7, और मुझे दिख रहा है सर 9 10 जा 90, 10 7 जा 70, कुल मिला के x प्लस वाई बराबर 70 आ गई सर हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको भी नोट डाउन करो। क्लियर? यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल सा फंडा है सर, दो इक्वेशन है और इसको अगर मैं सॉल्व करके x और y निकालूंगा तो मुझे अपने दोनों गाड़ियों की स्पीड निकल कर आ जाएगी। तो फटाफट पहले इस कंसेप्ट को नोट डाउन करो। क्लियर है? अब देखो आंसर कैसे अपने आंसर कॉपी पे प्रेजेंट करना है अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो, क्योंकि ये सवाल कभी भी छोटे मार्क्स में नहीं आता। अगर कैटेगरी नंबर 4 से वर्ड प्रॉब्लम आएगा ना तो हमेशा 3 नंबर या ज्यादा मार्क्स में आएगा, इतनी गारंटीड रही। 3 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स। अब देखो प्रेजेंटेशन पे बात करते हैं सर। तो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनते जाना। लेट द स्पीड ऑफ कार A be x किलोमीटर पर आवर, x kmph, and that of car B B, and that of car B B, and that of car B B y kmph। तो यहां पे हमने अपना पहला अजम्पशन माना सर। उसके बाद क्या आपको कहा था? केस 1 की बात करेंगे। क्या है सर? केस 1 की बात करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले केस 1। अब केस 1 में सबसे पहले मुझे क्या कहा गया था कि दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और कहीं आगे जाके मिलेंगी, उसके लिए एक सिचुएशन बनाई गई थी। तो डायग्राम कैसे प्रेजेंट किया था सर? तो इस तरीके से पेंसिल से, पेन से नहीं, पेंसिल से डायग्राम बनाओगे। एक पॉइंट को ए बोल देना, एक पॉइंट को बी बोल देना। मान लो तुमने ए वाली गाड़ी की स्पीड को क्या माना है? x किलोमीटर, और तुम क्या मान के चल रहे हो? आगे कहीं जाके मिल रही है, तो आगे कहीं एक्सटेंड करके कोई पॉइंट सी बोल देना। क्लियर है? तुम क्या मान के चल रहे हो कि ये गाड़ी भी इधर चल रही है, ये वाली गाड़ी भी इधर चल रही है, तो यहां पे सिंपली इस तरीके का एरो बनाना। यहां पे ए वाली गाड़ी की स्पीड लिख लेना। क्या लिख लोगे सर? तो ये लिख लोगे x kmph। इसी तरीके से बी वाली गाड़ी की स्पीड यहां लिख लेना। क्या लिख लोगे? y kmph। और तुमने क्या माना है? सी पे आके मिल रही है। ए और बी के बीच की दूरी भी आपको दी गई है। कितनी दी गई है सर? 90 किलोमीटर। इसको भी यहां पे इस तरीके से मेंशन करोगे डायग्राम में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो तुम स्टेटमेंट क्या लिखोगे? तुम यहां पे इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट लिखोगे कि लेट द कार्स ए एंड बी ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन टू मीट एट सी। तुमने अब बता दिया है क्लियर कट कि आपका जो पहला केस था जहां पे कहा जा रहा था दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे स्टार्ट होके चल रही हैं, तो वो कहां जाके मिल रही हैं? सी पे जाके मिल रही है। ये आपने यहां पे बता दिया। तो दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन टू मीट एट सी। क्लियर है? अब यहां पे आप लिखोगे क्लियरली कार ए टेक्स 9 आवर्स, कार ए टेक्स 9 आवर्स टू रीच सी। कार ए को ए से सी जाने में कितना टाइम लगा? अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो सी पे मिल रहे हैं तो 9 घंटे कार बी को भी लगे हैं, कार ए को भी लगे हैं, तो इसको भी मेंशन करो। क्लियरली कार ए टेक्स 9 आवर्स टू रीच सी फ्रॉम ए एंड कार बी टेक्स 9 आवर्स
कार बी टेक्स, अब यहां के बाद यहां पे लिख लो, कार बी टेक्स 9 आवर्स टू रीच सी। यानी आपने कार ए और कार बी दोनों के लिए बता दिया कि कार ए को 9 घंटे लगे हैं सी तक पहुंचने में, कार बी को भी 9 घंटे लगे हैं सी तक पहुंचने में। और फाइनली क्या लिख दोगे, एंड दे फाइनली मीट हियर एट सी, एंड दे फाइनली मीट हियर एट सी। यानी कि यहां पे आपने क्लियर कट पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि ए वाली जो गाड़ी है वो 9 घंटे में सी पे जाके मीट कर रही है, बी वाली जो गाड़ी है वो भी 9 घंटे चलने के बाद सी पॉइंट पे पहुंच रही है। दोनों बातें आपने यहां पे बता दी हैं। इसके बाद क्या लिखोगे सर, तो इसके बाद देखो मैं क्या लिखता हूं, फिर से ध्यान से सुनना। इसके बाद यहां पे अब हम लिखेंगे कि देयरफॉर डिस्टेंस AC बराबर, डिस्टेंस AC कितना हो जाएगा सर, तो डिस्टेंस बराबर यहां पे मेंशन करोगे स्पीड इंटू टाइम। क्या लिखोगे, स्पीड इंटू टाइम। इसके बाद आगे लिखेंगे, पहले फिलहाल इतना नोट डाउन करो। सबसे पहले ये वाली लाइन, फिर ये डायग्राम, फिर ये वाली लाइन, फिर यहां से यहां तक करो फटाफट नोट डाउन। अब देखो आगे सर, अब इसको यहां से मैं उड़ा देता हूं। अब इसके बाद सर स्पीड इंटू टाइम, आपने अपने कार नंबर ए की स्पीड क्या मानी है, तो x किलोमीटर पर आवर, तो x किलोमीटर पर आवर, यूनिट लिखना मत भूलना, इंटू टाइम कितना है सर 9 आवर्स, ये भी मेंशन किया। कुल मिला के ये हो गया 9 इंटू एक्स यानी कि 9x किलोमीटर। तो यहां पे लिखोगे AC बराबर 9x किलोमीटर, इस तरीके से लिखकर उसको बॉक्स में बंद करोगे। उसके बाद फिर से यही पूरी कहानी लिखेंगे अगेन, पहले इतना नोट डाउन करो, क्लियर। AC कितना आ गया आपका 9x किलोमीटर, तो उसको आराम से डायग्राम पे इस तरीके से शो कर दिया, कितना है सर 9x किलोमीटर, आराम से अपने डायग्राम पे इस तरीके से शो कर दिया। जो आपने डायग्राम बनाया है जैसे ही निकाला डायग्राम पे बना दिया तुरंत पेंसिल से। अब आगे सर, अब इसके बाद फिर से लिखोगे डिस्टेंस BC बराबर, क्या लिखोगे सर, डिस्टेंस BC बराबर, डिस्टेंस BC कितना हो जाएगा सर, तो डिस्टेंस बराबर अगेन स्पीड इंटू टाइम, कितना हो जाएगा सर, स्पीड इंटू टाइम। तो B गाड़ी की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे लिखोगे सर y kmph इंटू टाइम, तो अभी भी 9 आवर्स ही लग रहे हैं, कुल मिला के सर 9y किलोमीटर। तो आपने BC निकाल लिया, कितना आया है सर 9y किलोमीटर, इसको भी नोट डाउन करो। तो ये पूरा जो BC आपने निकाला है सर उसको भी यहां पे मेंशन करो। तो इस तरीके से पेंसिल से ही बना दोगे यहां से यहां तक 9y किलोमीटर, क्लियर, इतना बना दिया सर। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से, अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां से मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, AB बराबर, यहां से मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरी दूरी है AB, ये क्या है सर, तो BC माइनस AC, क्या है, BC में AC को घटा दूंगा तो अपने आप AB निकल के आ जाएगा। तो BC माइनस AC, BC आपने निकाल के रखा है कितना है 9y, माइनस AC भी आपने निकाल के रखा है, कितना आया है सर, तो AC आपका आया है यहां से 9x। और AB है क्या सर, तो ये जो दूरी AB है वो मुझे डायग्राम से दिख रहा है 90 किलोमीटर के बराबर है, तो यहां पे 90। अब इसके बाद फाइनली इसको घेरोगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 बता देना, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन करो सर। ये लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या निकल के आएगा सर आपके पास आएगा y माइनस एक्स बराबर 10। क्या आएगा सर आपके पास, y माइनस एक्स बराबर 10, यहीं पे दिख रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे सर y माइनस एक्स बराबर 10, लिख लेते हैं। इतना कर लिया नोट डाउन। अब आगे सर, तो यहां से फिर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर y माइनस एक्स बराबर 10, ये सर आ गई हमारी एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, अब ये पूरी कहानी सेकंड केस के लिए दोहराएंगे सर। तो अब ये लिखने के बाद केस नंबर 2, ये लिखने के बाद केस नंबर 2, अब केस नंबर 2 में फिर से डायग्राम आएगा, कर लिया सभी ने नोट डाउन। अब जो सेकंड डायग्राम बनाओगे वो कैसा बनाओगे, तो ध्यान से सुनना। अब आपका सेकंड डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर से मेरी बात को यहां पे समझना बहुत ध्यान से। तो सर ये अभी भी इतना ही रहेगा, सेकंड केस के लिए डायग्राम बना रहा हूं सर। यहां पे ए में गाड़ी ऐसी चल रही है तो एक ऐसा एरो बनाओगे, बी पे गाड़ी ऐसी चल रही है एक ऐसा एरो बनाओगे, यहां पे सर x किलोमीटर पर आवर लिखोगे, यहां पे सर y किलोमीटर पर आवर लिखोगे, इस तरीके से, इतना लिख लिया। इसके बाद आगे बीच में कहीं पे भी, बीच का ये मतलब नहीं है बिल्कुल बीचों बीच डाल देना, बिल्कुल बीचों बीच मत डालना, बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट डाल देना, उस पॉइंट को C बोल देना। अब यहां पे केस 2 में लिखोगे क्या, लेट द टू कार्स A and B now travel in opposite direction, now travel in
ऑपोजिट डायरेक्शन टू मीट एट सी। नाउ दे ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू मीट एट सी। क्लियर है? अब अगेन यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो तो फिर से ध्यान से सुनना। देयरफॉर, क्या लिखोगे सर? देयरफॉर कितने टाइम में मीट कर रहे हैं सर? तो आपको कहा गया है कि 9/7 आवर्स में मीट करें, तो इस बात को यहां पे मेंशन करो। कैसे मेंशन करोगे? दे ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन टू मीट एट सी इन 9/7 आवर्स। इन 9/7 आवर्स, इतना हमने मेंशन कर दिया सर। अब आगे की कहानी लिखेंगे, फिलहाल इतना नोट डाउन करो। अब देखो आगे, अब यहां पे इसके बाद हम लिखेंगे सर देयरफॉर डिस्टेंस AC बराबर, AC दूरी कितनी हो जाएगी सर? तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो इसको मेंशन करोगे स्पीड इंटू टाइम। तो गाड़ी A की स्पीड आपने क्या मानी है सर? x किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना लगा है सर? 9/7 आवर्स। कुल मिला के कितना आ गया सर? 9x/7 किलोमीटर आ गया। तो आपने डिस्टेंस AC निकाल लिया 9x/7 किलोमीटर। इस तरीके से लिख के घेरना उसको। क्लियर है? उस चीज को यहां पे मेंशन करना कि ये कितना आया है? 9x/7 किलोमीटर निकल के आया है A से लेके C तक। अब किसकी बारी करेंगे सर? BC की बात करेंगे। तो यहां पे फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फिर से ध्यान से सुनना। अब यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस BC बराबर अगेन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अब किसकी लेंगे? B गाड़ी की स्पीड, जो कि है सर y किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है सर? अगेन 9/7 आवर्स। कुल मिला के ये आ रहा है सर 9y/7 किलोमीटर। तो ये आपने डिस्टेंस BC निकाल लिया। कितना आया सर? 9y/7 किलोमीटर। इसको भी मेंशन करो। तो यहां से यहां तक की भी दूरी निकाल ली सर। कितनी आ रही है? 9y/7 किलोमीटर। इसको भी यहां पे यहां से यहां तक मेंशन कर दिया सर। क्लियर है? इसको मेंशन करो। अब आगे, अब हम लिखेंगे यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे सर? अब यहां पे फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से मैं लिख सकता हूं AB बराबर AC प्लस BC। AB बराबर AC प्लस BC। AB कितना है सर? तो ये पूरा 90 किलोमीटर का है। तो 90 बराबर AC कितना आया है सर? 9x/7 प्लस BC कितना आया है सर? 9y/7 आया है। अब यहां से डायरेक्टली आपको दिख रहा है 9 कॉमन होता हुआ, यहीं पे काट के हटा दो, यहीं पे कॉमन ले लेंगे सर। तो 90 बराबर यहां से 9 कॉमन, यहां से x/7 हो जाएगा प्लस यहां से y/7 हो जाएगा सर। तो 9 10 जा 90। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इतना नोट डाउन करो सर। डायग्राम कर लिया नोट, आगे आ जाते हैं सर यहां से। तो यहां पे मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाई होने के बाद x/7 प्लस y/7 बराबर यहां पे 10। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे सर, तो x प्लस y बराबर 7 10 जा 70 आ गई सर हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको भी हमने नोटिफाई कर दिया। तो दो इक्वेशन है सर मेरे पास जिनको सॉल्व कर लेना। अब क्या लिखेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? तो क्लियरली दिख रहा है मुझे कि अगर मैं अपने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा, पूरी इक्वेशन y के टर्म में आ जाएगी, y निकल जाएगा, y को वापस पुट करूंगा x निकल जाएगा। तो यहां साइड में सॉल्यूशन देख लेते हैं सर। तो क्या हो जाएगा यहां पे? x प्लस वाई बराबर 70 और इधर कितना है सर? y माइनस एक्स। अब x को पहले लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सर? माइनस एक्स प्लस वाई बराबर यहां पे 10 लिखूंगा। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूंगा प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, y प्लस वाई 2y बराबर यहां पे 70 प्लस 10 80, y बराबर 40। तो आपने y की वैल्यू निकाल ली। कितनी निकाली सर? y बराबर 40। एंड x कितना निकल के आएगा सर? तो किसी एक इक्वेशन को उठा लो, मान लो इसको मैं उठा लेता हूं। तो x बराबर 70 माइनस वाई यानी कि 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30। तो आपने x भी निकाल लिया, आपने y भी निकाल लिया सर। तो ऑब्वियस ही बात है x और y क्या है? आपके गाड़ी नंबर A और B की स्पीड है। तो आपने निकाल लिया कि गाड़ी नंबर A की स्पीड है 40 किलो, कितनी है सर? 30 किलोमीटर पर आवर, और गाड़ी नंबर B की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको कहा था कि जब आप निकालोगे तो ये होना ही होना है। क्या होना है सर? B वाली गाड़ी ज्यादा तेज चल रही थी, आपको ये दिख रहा था, फर्स्ट केस में ऑब्जर्व हो रहा था, तभी जाके आगे कहीं ये मिल रही थी, और ये चीज यहां पे वेरीफाई होती हुई दिख रही है। आपको क्लियर कट दिख रहा है सर कि आपका जो B है, B की स्पीड को आपने y माना है और y की वैल्यू बड़ी आ रही है, 40 आ रही है, जबकि x की वैल्यू छोटी आ रही है, 30 आ रही है सर। तो आपने अपने कुल मिला के दोनों गाड़ियों की स्पीड निकाल ली। आपसे सिंपली दोनों गाड़ियों की स्पीड पूछी गई थी। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? एक्स वाई निकालने के बाद आप अपना फाइनल आंसर लिखोगे। हेंस, ध्यान से सुनना, फाइनल आंसर लिख रहा हूं, ऊपर हटा रहा हूं इस चीज को। हेंस द स्पीड्स ऑफ कार ए
इज इक्वल टू कितना आया है, कार ए यानी कि ये धीमे चलने वाला कार 30 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी इज इक्वल टू, कार बी कितना आया है सर आपका 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपने अपने दोनों गाड़ियों की स्पीड निकाली, इस तरीके से लास्ट में लिख दोगे। इतना पूरा लिखोगे पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। पहले ही बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैटेगरी नंबर 4 कहने के लिए बहुत सिंपल है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन में दिमाग लगाना पड़ता है और प्रैक्टिकल दिमाग लगाना पड़ता है। यानी ये जितने भी सवाल आपको मिलेंगे ना, ये आपके आसपास ही होते हैं, बस सोचने वाली बात है और वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो हर एक सवाल को खुद भी प्रैक्टिस करोगे घर में, करो नोटिस को फटाफट। क्लियर है, चीजें समझ में आई, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं सर, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर, अगेन एक बहुत शानदार सवाल, तो चीजों को समझने की कोशिश करना। सवाल यहां पे कह रहा है कि वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। ही टेक्स 8 hours if he travels 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। ही टेक्स 20 minutes longer if he travels 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। अब अगेन सबसे पहले सर कि हमारे कैटेगरी नंबर 4 में बोट वाला प्रॉब्लम है या नॉर्मल टाइप का प्रॉब्लम है, तो कोई सी भी ऐसी लैंग्वेज सवाल में नहीं दिखी जो कि ये बता दे बोट वाला प्रॉब्लम है, यानी कि सर नॉर्मल टाइप का डिस्टेंस स्पीड का प्रॉब्लम है। आगे की कहानी सर, आगे मुझे पता है कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, दो चीजें पूछी जानी ही जानी है, क्योंकि यही दो चीजें मेरा दो वेरिएबल बनती है। और यहां भी सवाल मुझसे दो चीजें पूछ रहा है, यह सवाल पढ़ के मुझे पता लग रहा है सर। सवाल आखिरी में कह रहा है कि आप मुझे ट्रेन और कार की स्पीड बताओ। जैसा कि मैंने कहा था, दो चीजें पूछी जाएंगी, दिख रही हैं सर सवाल में। क्या क्या पूछा जा रहा है, ट्रेन की स्पीड पूछी जा रही है सर, और मुझसे कार की भी स्पीड पूछी जा रही है सर। अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे यह भी पता है सर कि जो सवाल मुझसे दो चीजें पूछता है वही दो चीजें मेरा वेरिएबल बनती हैं। तो मैंने इनमें से किसी एक को मान लिया सर x किलोमीटर पर आवर स्पीड, और दूसरे वाले को मान लिया y किलोमीटर पर आवर स्पीड। पीस ऑफ केक सर, इतना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आगे की कहानी क्या होती है सर, तो आगे की कहानी में अब डायग्रामेटिकली बात करनी पड़ेगी, तो बहुत ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना सर। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। अब बहुत ध्यान से सुनना सर, कोई लड़का है जो कि किसी एक पॉइंट से अपने घर तक रोज ट्रैवल करता है। सर वेद कोई लड़का है, वो किसी पॉइंट से अपने घर तक रोज ट्रैवल करता है। उस पॉइंट से घर तक की उसकी दूरी कितनी है, तो सवाल ने बताया है सर जिस पॉइंट से वो ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है ना, उस पॉइंट से उसके घर तक की दूरी 600 किलोमीटर है। कितनी है सर, 600 किलोमीटर है। मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि वो जिस पॉइंट से ट्रैवल करता है वो उसका ऑफिस है, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्लियर है। तो मान लो ऑफिस से उसका घर कितना है, 600 किलोमीटर दूर है। अब ये जो दूरी वो ट्रैवल कर रहा है ना सर, ये जो रास्ता वो ट्रैवल कर रहा है ना 600 किलोमीटर का, उनमें से कुछ रास्ता वो ट्रेन से ट्रैवल करता है, कुछ रास्ता वो कार से ट्रैवल करता है। यानी कि ये पूरा रास्ता वो एक गाड़ी से नहीं ट्रैवल करता, कुछ दूर तक ट्रेन से जाता है, कुछ दूर तक कार से जाता है। कैसे कैसे सर, ये आगे सवाल ने आपको बताया। सवाल आपको आगे कह रहा है he takes 8 hours if he travels 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना, सवाल यहां पे कह रहा है कि पूरा टोटल जर्नी करने में उसको 8 घंटे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं सर, 8 घंटे। और ये टोटल जर्नी कैसे कैसे कर रहा है, तो जर्नी का कुछ हिस्सा वो ट्रेन से कर रहा है, कुछ हिस्सा वो कार से कर रहा है। कितना ट्रेन से कर रहा है ये भी सवाल ने आपको बताया। सवाल आपको बता रहा है कि वो इस 600 किलोमीटर में से 120 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, यानी 600 किलोमीटर में से 120 किलोमीटर की दूरी वो ट्रेन से कवर कर रहा है सर। ये सवाल ने आपको बता दिया। अब मेरी बात बिल्कुल यहां ध्यान से सुनना, अगर वो 600 किलोमीटर में से 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, और सवाल आपको कह रहा था कि ये पूरी 600 किलोमीटर की दूरी कुछ हिस्सा ट्रेन कुछ हिस्सा कार से ट्रैवल करता है, तो क्या आप ये नहीं बता सकते कि वो बचा हुआ हिस्सा कार से ट्रैवल कर रहा है? बिल्कुल बता सकते हैं सर। सवाल ने आपको क्लियर किया कि पूरा का पूरा 600 किलोमीटर कवर करने में भैया को 8 घंटे लग रहे हैं।
अब इन 8 घंटों में से सवाल ने आपको बताया है कि 600 किलोमीटर में से जो 120 किलोमीटर की दूरी है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, तो बची हुई दूरी ऑब्वियसली किससे ट्रैवल कर रहा होगा सर? तो दो ही गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, ट्रेन और कार। इतनी दूरी ट्रेन से कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बची हुई रिमेनिंग दूरी कार से ट्रैवल कर रहा होगा। कार से कितनी दूरी ट्रैवल कर रहा है सवाल ने आपको नहीं बताया, निकाल नहीं सकते क्या? दिख रहा है, हलवा है, सीधे दिख रहा है, निकल जाएगा सर। कार से कितनी दूरी ट्रैवल कर रहा है सर? तो जितनी दूरी बची रह गई उतनी ही दूरी तो वो कार से ट्रैवल कर रहा है। कितनी दूरी बची रह गई सर? पूरी 600 किलोमीटर की दूरी है जिसमें से 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। कितनी दूरी बची रह गई सर? तो 600 माइनस 120 किलोमीटर बचा रह गया सर, और यही दूरी वो कार से ट्रैवल कर रहा है। तो 600 माइनस 120 कितना हो जाएगा सर? 480, यानी कि 480 किलोमीटर वो कार से ट्रैवल कर रहा है। अब ये सवाल ने आपको नहीं बताया था, आप जैसे ही डायग्राम बनाए आपको ये दिखने लगा, इसलिए कहता हूं डायग्राम कैटेगरी 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने डायग्राम बनाया, तुमको दिखने लगा कि हां 480 किलोमीटर जो बचा रह गया है यही दूरी वो कार से ट्रैवल कर रहा है। अब देख, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से हमारा फर्स्ट इक्वेशन कैसे आएगा? कुल मिला के पूरी जर्नी में उसको कितने घंटे लगे? 8 घंटे। तो ध्यान से सुनना, टोटल टाइम उसको कितना लगा है सर? टोटल टाइम उसको 8 आवर्स का लगा है। और ये जो टोटल टाइम उसको 600 किलोमीटर चलने में लग रहा है वो कैसे कैसे लग रहा है सर? तो कुछ टाइम उसका ट्रेन से चलने में जा रहा है और बचा हुआ टाइम कार से चलने में जा रहा है सर। यानी कि ये जो टोटल 8 घंटे का टाइम लग रहा है ऑफिस से उसको घर पहुंचने में, इस 8 घंटे के टाइम में कुछ टाइम वो ट्रेन पे दे रहा है और बचा हुआ टाइम कार पे दे रहा है। तो अगर मैं यहां पे आपको कहूं क्या सिनेरियो बनता है तो तुरंत जवाब दोगे सर कि टाइम का एक हिस्सा वो ट्रेन पे दे रहा है और टाइम का दूसरा हिस्सा वो कार पे दे रहा है। ऑब्वियस ही बात है सर कि उसको ट्रेन से ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है और जो उसको कार से ट्रैवल करने में टाइम लग रहा है, यही दोनों टाइम तो मिलाकर 8 घंटे हो रहे हैं सर। ऑब्वियस ही बात है कि उसको ट्रेन से ट्रैवल करने में जितना टाइम लग रहा है और उसको कार से ट्रैवल करने में जितना टाइम लग रहा है, यही दोनों टाइम मिलाकर तो टोटल में 8 घंटे हो रहे हैं। क्योंकि सवाल ने आपको क्या बताया है? टोटल 600 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसके 8 घंटे जा रहे हैं। क्लियर? अब देखो यहां से इक्वेशन फ्रेम हो गई सर, दिख रही है। हमने बहुत अच्छे से अपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। अब यहां पे जरूरत किसकी है सर? टाइम की जरूरत है। टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, टीटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ट्रेन से ट्रैवल करने में जो वो टाइम लगा रहा है उसको मैं टीटी से रिप्रेजेंट करवा रहा हूं। टीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कार से ट्रैवल करने में वो जितना टाइम लगा रहा है उसको मैं टीसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं टीटी क्या होगा, ट्रेन पे ट्रैवल करने वाला टाइम क्या होगा, तुरंत जवाब दोगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। यानी कि वो ट्रेन से ट्रैवल करने में जितना डिस्टेंस लगा रहा है डिवाइडेड बाय जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है, आपको टाइम निकल जाएगा सर। तो ऊपर क्या डिस्टेंस? अब ट्रेन से वेद भैया ने कितनी दूरी ट्रैवल करी है? तो ट्रेन से वेद भैया 120 किलोमीटर चले हैं सर। तो डिस्टेंस कितना है? 120 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। अब ट्रेन की स्पीड आपने क्या मानी है सर? तो आप ऑलरेडी अपनी ट्रेन की स्पीड मान चुके हो x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना आ गया यहां से? यानी कि सर ट्रेन से ट्रैवल करने में उसको इस सिनेरियो के हिसाब से 120 बटे x आवर्स, यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होगी सर? आवर्स। इतने आवर्स लग रहे हैं, 120 बटे x आवर्स। ये क्लियर हुआ? प्लस इसी तरीके से कार से ट्रैवल करने में कितना टाइम जा रहा है सर उसका? तो अगेन टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। कार से कितनी दूरी ट्रैवल किया सर? तो हमने निकाल लिया था कार से वो 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो 480 बटे स्पीड, कार की स्पीड आपने क्या मानी थी सर? y मानी थी। तो आ गया टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर इस तरफ 8। लो बन गई सर हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नोट डाउन करो इसको फटाफट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। कैसे? अब देखो क्लियरली दिख रहा है कि मैं यहां से कुछ कॉमन निकाल सकता हूं। तो कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, यहां से मान लो मैं कॉमन निकालूं सर, तो मुझे दिख रहा है कि 8 से ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। कितने कितने से सर? देखते हैं, ध्यान से देखना। यहां पे सर 8 6 जा 48, उसके बाद कितना हो जाएगा सर? यहां पे 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहां से सर मेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन देखो क्या आ रही है। मेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ रही है 15/x प्लस 60/y बराबर 1। क्या आ रही है सर? 15/x प्लस 60/y बराबर 1। ये हमारी फर्स्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ रही है। इसको फटाफट नोट डाउन करो सर।
क्लियर है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं। अब फिर से ध्यान से सुनना, नोट डाउन कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है यहां पे। तो अब देखो आगे की कहानी क्या कही जा रही है, तो फिर से मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। आगे कहा जा रहा है सेकंड केस, ये क्या था मेरा केस 1, ये मेरे केस 1 का डायग्राम था। अब केस 2 का डायग्राम बदलेगा कैसे, अब ध्यान से सुनना। केस 2 के डायग्राम पे आते हैं सर। इस पूरी चीज को यहां से हटाओ। हाँ अब देखो, तो सर अगेन दूरी वही है, मानो मैंने मान लिया है कि ऑफिस से लेके उसका घर 600 किलोमीटर दूर है। अब देखो सेकंड सिचुएशन में उसको क्या कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है सर कि वो 20 मिनट ज्यादा लगाता है, वो 20 मिनट अपने ट्रैवलिंग में ज्यादा लगाता है। तो 20 मिनट ज्यादा उसको क्यों लग रहे हैं, तो उसका रीजन सवाल बता रहा है। क्या रीजन बता रहा है सर, तो सवाल बता रहा है कि अगर वो इन 600 किलोमीटर में से 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, अगर वो इन 600 किलोमीटर में से 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता है सर, किससे, ट्रेन से चलता है, और बची हुई दूरी अगर वो कार से चलता है, तब जाके उसको ट्रैवल करने में पहले वाले टाइम से 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां सवाल आपको कह रहा है अब एक सेकंड सिचुएशन बन रही है जहां पे अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और बची हुई दूरी कार से चलता है, तब उसको पहला जितना टाइम लग रहा था ना, उससे 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर उसको पहले के टाइम से 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि टोटल 600 किलोमीटर चलने में सेकंड केस में उसको कितना टाइम लग रहा है। 5 सेकंड आपके पास सोचो। मैं रिपीट करता हूं अपने सवाल को। मैंने आपको कहा कि सवाल यहां कह रहा है सेकंड केस में उसको पहले वाले के मुकाबले 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो मैं सिंपल सा सवाल आपसे कह रहा हूं कि सेकंड केस में उसको पूरी दूरी ऑफिस से घर पूरे 600 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये मेरा सिंपल सा सवाल है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, सबका जवाब आना चाहिए सर। क्या आना चाहिए कि उसको 20 मिनट पहले वाले टाइम से ज्यादा लग रहे हैं सर। पहले उसको कितना टाइम लग रहा था, 8 घंटे, अब उसको 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, यानी कि 8 घंटे 20 मिनट उसको टोटल टाइम लग रहा है सर। यानी कि 8 घंटे 20 मिनट उसको टोटल टाइम लग रहा है। अब फिर से पूरी कहानी दोहराओ सर, ये पूरा जो टाइम 8 घंटे 20 मिनट का उसको सेकंड केस में 600 किलोमीटर चलने के लिए लग रहा है, वो किस किस तरीके से बना है सर। तो कुछ टाइम उसका ट्रेन पे जा रहा है, कुछ टाइम कार से ट्रैवल करने में जा रहा है। यानी ये जो टोटल टाइम 8 घंटे 20 मिनट का बना है सर, ये ट्रेन पे ट्रैवल करने वाला टाइम और कार से चलने वाले टाइम से मिलकर बना है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब ट्रेन से ट्रैवल करने वाला टाइम क्या होगा, अगेन सर टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ट्रेन से कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 200 किलोमीटर की सर, तो 200 डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड आपने क्या मानी है सर, आपने x मानी है, 200 बाई x प्लस। कार से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सवाल ने बताया नहीं सर कार से कितनी कर रहा है, तो निकाल नहीं सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डायग्राम बनाने के बाद अब क्लियर कट दिख रहा है सर, ये पूरी दूरी 600 किलोमीटर, इतनी दूरी 200 किलोमीटर, तो जो बचा रह गया यही दूरी तो वो कार से ट्रैवल कर रहा है। क्या बचा रह गया है सर, ये दूरी बची रह गई। ये दूरी कितनी है सर, 600 में 200 को घटा दो, 600 में 200 को घटा दो, कितना आ जाएगा सर, 400 किलोमीटर बचा रह गया है, और वो यही दूरी कार से ट्रैवल कर रहा है। तो सवाल ने ये डायरेक्टली नहीं बताया, डायग्राम बनाने के बाद आपको ये डिराइव करना पड़ा सर। तो कार से कितनी दूरी, 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। कार से स्पीड कितनी मानी है सर आपने, y किलोमीटर, बराबर यहां पे 8 आवर 20 मिनट। अब देखो स्टूडेंट पहली गलती कहां करेगा, अब वो बिल्कुल दुविधा में है कि उस 8 आवर 20 मिनट को मैं यहां लिखूं तो क्या लिखूं। देखो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमेशा ना स्टैंडर्ड यूनिट में काम करो, आसानी होगी। कभी भी तुमको टाइम की जरूरत लग रही है ना, तो कोई भी चीज आपको मिले आप हर चीज को आवर में बदल दो। कभी भी तुमको डिस्टेंस की जरूरत लग रही है तो कोई भी चीज आपको मिले सबको किलोमीटर में बदल दो। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी स्पीड की जरूरत मिले तो कुछ भी दिखे सबको किलोमीटर पर आवर में बदल दो। तो बस वही फंडा हमेशा याद रखना है। स्पीड कहीं पे भी दिखे किलोमीटर पर आवर में बदल देना, डिस्टेंस कहीं पे भी दिखे किलोमीटर में बदल देना, टाइम कहीं पे भी दिखे आवर में बदल देना। अब देखो ये जो टाइम है सर, इधर जो आपने निकाला है इसकी यूनिट क्या होगी, थोड़ी देर के लिए जवाब आना चाहिए सर। ये जो आपने टाइम निकाला है ये आवर में है, ये पूरी चीज किसमें है सर, आवर में है। क्यों, सर्च कर लो यहां पे। ये 200 क्या है सर, डिस्टेंस है, किसमें, तो ये सर डिस्टेंस है किसमें, आपके किलोमीटर में, डिवाइडेड बाय
नीचे स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या मानी है, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर डिवाइडेड बाय किलोमीटर पर आवर, अल्टीमेटली किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आवर आपके पास बचेगा। ये पूरी यूनिट काहे में है, आवर में है सर। ये टाइम आपने निकाला आवर में, उसी तरीके से ये टाइम भी निकाला आवर में, तो इधर भी पूरा पूरा आवर होना चाहिए। अब 8 घंटे 20 मिनट को आवर में बदलना है, कैसे बदलोगे सर, 8 घंटे तो पहले से घंटे में है, 20 मिनट कितना घंटे के बराबर होगा सर, तो यहां पे फिर से आता है यूनिटरी मेथड, और यहीं पे अगेन फिर दूसरे गलती करते हैं बच्चे कि उनको कन्वर्ट करना नहीं आता। तो बिल्कुल बेसिक ध्यान में रखने हैं, बेसिक कभी नहीं भूलना। हम जानते हैं सर 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, हम क्या जानते हैं सर, 60 मिनट में 1 घंटे। तो अगर 60 मिनट में 1 घंटे, तो मैं आपसे पूछूं 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो तुरंत बताओगे सर 1 मिनट में 1/60 घंटे होंगे। यहीं पे मैं आपसे पूछूं आपको कितने मिनट को कन्वर्ट करना है घंटे में, 20 मिनट को सर। तो अगर 1 मिनट में 1/60 घंटे हैं, तो 20 मिनट में कितने घंटे होंगे सर, तो 20 गुने 1/7, कुल मिला के 20 या 60, 1/3 घंटे। कॉमन सेंस से भी समझ में आता है सर कि 60 मिनट का पूरा घंटा होता है और 20 मिनट उसका 1/3 है, 20 मिनट उसका 1/3 है, यानी 20 मिनट एक्चुअली में 1/3 ऑफ आवर है, 1/3 घंटा सर, 1/3 आवर। तो 20 मिनट को आपने 1/3 आवर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस पूरे टाइम को मैं अगर आवर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा सर, 8 + 1/3 आवर। क्या लिखूंगा सर, 8 + 1/3 आवर, ये मैं लिखूंगा। अब क्या यहां से सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना हो जाएगा सर, सॉल्व करो, 8 3 24 + 1 25/3 आवर। इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं सर 25/3 आवर। अब जाके ये भी आवर में, ये भी आवर में, ये भी आवर में, अब जाके कंप्लीट हुई है आपकी सेकंड इंफॉर्मेशन। नोट डाउन करो सर अगेन, क्लियर, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां आपका होमवर्क रहेगा। सर आपको दिख रहा है कि ऐसी वैरायटी आ रही है जहां पे डिनोमिनेटर में x और डिनोमिनेटर में y है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। तो सभी का होमवर्क है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके x और y निकालना है। x और y क्या है, तो आपने अपने ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर निकाला है। तो अगर आप सही सही सॉल्व करोगे तो ट्रेन की स्पीड आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड आएगी 80 किलोमीटर पर आवर। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो और ये इक्वेशंस आपको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, होमवर्क रहा आपका, क्लियर, यहां तक समझ में कोई दिक्कत। और इसी होमवर्क में एक और पार्ट ऐड कर लेना कि ये चीज जो मैंने आपको ऐसे बताई, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन से अपनी कॉपी पे लिखनी है, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी वो प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि कैटेगरी नंबर 4 का सवाल आसान होने के बाद भी स्टूडेंट से अटकता है, क्योंकि वो डायग्राम ढंग से नहीं बनाते। डायग्राम बना लिया, सवाल का खेल खत्म। तो ये चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएगी। तो जैसे जैसे वैरायटी करवाता जा रहा हूं, करते जाओ, अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगे। कर लिया नोट डाउन। तो यहां पे फिलहाल अपने लेक्चर को एंड करते हैं सर। आई होप जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। कहीं पे भी लग रहा है कुछ क्लियर नहीं हुआ, कोई डाउट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी इस कैटेगरी पे और भी सवाल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।